हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जो हमारी क्यूबिट सीरीज चल रही थी, उस क्यूबिट सीरीज में इंडियन इकोनॉमी के जो 5 पेपर थे वो हमने डिस्कस कर लिए और आज के इस सेशन के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी का जो कंप्लीट पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी जो प्रीलिम्स का भी हुआ है वो इसमें पूरा है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मौजूद प्रतिभूतियों को तरलता एवं विपणन क्षमता प्रदान करना और दूसरा है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हमने जो पहले की जो क्यूबिट सीरीज की क्लास थी उसमें स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज होता है या जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें जो प्रतिभूति है उनको खरीदा एवं बेचा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यही हो गया, प्रतिभूति और विपणन क्षमता प्रदान करता है, विपणन यानी खरीदना और बेचना, तो ये स्टेटमेंट सही। दूसरा है कि प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण कैसे होता है कि मान लो कोई प्रतिभूति या कोई सिक्योरिटीज है, उसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु का या उस जो पर्टिकुलर प्रतिभूति है उसका मूल्य बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड कम है तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ही जो सिक्योरिटीज होती है उनका मूल्य निर्धारित होता है। तो कौन सा कथन सही है? तो ये हमारे जो दोनों कथन है वो सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न स्टॉक एक्सचेंज के स्थापना एवं स्थापना वर्ष के संबंध में गलत युग्म का चयन करना है। हमें किसका करना है? जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसका देखना है। पहला है अहमदाबाद 1894, कलकत्ता 1908, मद्रास 1947 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो मद्रास में स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना 1937 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो गया गलत। इसके बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके अलावा और कौन सा था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी हमने पढ़ लिया। इसकी स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी। तो हमारा आंसर 3 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, सेंसेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेंसेक्स के बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि सेंसेक्स इक्विटी के लिए सबसे पुराना बाजार है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें बीएससी पर सूचीबद्ध 50 कंपनियों के शेयरों की स्थिति शामिल है। तो सेंसेक्स, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सेंसेक्स किसका मुख्य सूचकांक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है बीएससी में सूचीबद्ध 50 कंपनियों के शेयर शामिल है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी कंपनियां शामिल है? सिर्फ 30 कंपनियां हैं, वो जो सेंसेक्स है उसके द्वारा बताई जाती है। जैसे मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर हैं, जिन कंपनियों की जो मार्केट रेट है वो सबसे ज्यादा होती है, तो उन 30 कंपनियों के जो औसत शेयर की स्थिति को दर्शाने वाला सूचकांक है वो सेंसेक्स है। तो सेंसेक्स में कितनी? 30। जो बॉम्बे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसका मुख्य सूचकांक निफ्टी है, उसमें 50 जो बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयरों की औसत स्थिति को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। अगला, सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 30 जून 1997, 30 जनवरी 1992, 10 जून 2000 और 30 जून 1999। तो जो सेबी है उसको वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया। अब ये सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है सेबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और ये जो सेबी है इसको वैधानिक दर्जा देने के लिए 1992 में एक्ट लेके आए थे।
अब ये सेबी क्या है? सेबी स्टॉक मार्केट की जो प्रमुख विनियामक संस्था है, मतलब स्टॉक मार्केट के लिए ये कानून बनाती है, नीतियों का निर्माण करती है, और जो जितने भी स्टॉक मार्केट के अंतर्गत ब्रोकर्स होते हैं उन सबको क्या करती है? प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, और जितने भी निवेशक होते हैं उनके हितों की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। तो ये हो गया हमारा सेबी। तो सेबी की स्थापना कब हुई? 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, वापस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूछा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो हमारा पहला सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। किसका? एशिया का। यह केवल इक्विडिटी एंड कमोडिटी में ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो ये गलत हो गया। ध्यान रखना, जहां पर भी ये केवल वर्ड आ जाए ना तो समझ जाना वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह इक्विटी, कमोडिटी एंड डेरिवेटिव तीनों में करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया। तो क्या पूछा है? कौन सा सही है? तो दोनों ही सही नहीं है। ऑप्शन 4 हो गया। अगला क्वेश्चन, सेबी का जो अध्यक्ष होता है उसको कौन मनोनीत करता है? तो सेबी का जो अध्यक्ष होता है उसको भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? किसका पूछा है? फिस्कल पॉलिसी का। और कौन सा नहीं है ये पूछा है। अब फिस्कल पॉलिसी जो राजकोषीय नीति होती है वो क्या होती है? सरकार की जो आय एवं व्यय से संबंधित नीति होती है। सरकार की क्या? व्यय एवं जो आय से संबंधित नीति होती है उसको क्या कहते हैं हम? राजकोषीय नीति। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च होगा, इसके संबंध में जो पॉलिसी बनती है वो है राजकोषीय नीति। और इसको हमेशा है जो कि बजट के माध्यम से बताया जाता है। बजट के माध्यम से बताया जाता है कि हमारी पॉलिसी क्या रहेगी। इसके बाद में राजकोषीय नीति में उपकरण नहीं है, तो नहीं में देखते हैं पहला सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय मतलब सार्वजनिक का मतलब इकोनॉमी में क्या होता है? सरकारी। तो जो सरकारी खर्च होता है वो किस में आता है? राजकोषीय नीति में आता है, क्योंकि राजकोषीय नीति की परिभाषा क्या है? सरकार के जो आय एवं व्यय से संबंधित नीति है वो राजकोषीय नीति है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, ब्याज दरें, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जितने भी ब्याज दरें होती है वो किसकी होती है? किस में आती है? मौद्रिक नीति में। जो पहले की क्लास है उनमें हमने डिस्कस किया था। नीति दो प्रकार की होती है, एक मौद्रिक नीति और एक होती है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है, और जो राजकोषीय नीति होती है वो भारत सरकार द्वारा। मौद्रिक नीति में जितने भी प्रकार की जो दरें होती है, बैंक दर, SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारी की सारी मौद्रिक नीति में आती है। और जो राजकोषीय नीति में जो व्यय है या उधार है, कर है, वो सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती है? राजकोषीय नीति में। तो हमारा ऑप्शन 2 नंबर सही है। ये पिछली बार RS प्री का क्वेश्चन है, और ध्यान रखना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा सोचना होता है, ज्यादा नहीं। अगर आपकी बेसिक इकोनॉमी ठीक है, आप अगर बेसिक इकोनॉमी के कंसेप्ट को समझ सकते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटे को कौन परिभाषित करता है? इसको हमने 2 या 3 बार पहले डिस्कस कर लिया है कि जो राजकोषीय घाटा होता है वो क्या होता है? सरकार द्वारा एक जो वित्तीय वर्ष है उसमें जितना भी ऋण लिया जाता है वो क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। क्योंकि सरकार का व्यय ज्यादा होता है, आय कम होती है, तो क्या करती है सरकार? अपने जो व्यय को बराबर करने के लिए क्या करती है? उधार लेती है। उसको क्या कहेंगे हम? राजकोषीय घाटा। और ये वर्तमान में भारत का प्रमुख घाटा माना जाता है। पहले प्रमुख घाटा था बजट घाटा, लेकिन जो 1997 है उसमें सुकमाय चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर राजकोषीय घाटा वर्तमान में प्रमुख है। ये हमने पहले पढ़ लिया। तो ऑप्शन क्या है? कुल राजस्व कुल व्यय से अधिक होता है। कुल राजस्व कुल व्यय से अधिक नहीं होता। दूसरा है कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक होता है। बिल्कुल, कुल सरकार के पास जितने भी राजस्व मिलता है उससे सरकार के पास खर्च होने वाले पैसे ज्यादा होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम?
राजकोषीय घाटा सिंपल भाषा में। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए एफआरबीएम एक्ट 2003 द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? तो ये हमने पहले पढ़ लिया है। एफआरबीएम एक्ट 2003 में आया था और इस एक्ट में क्या कहा था कि राजकोषीय जो सूचिता है उसको बनाए रखना, राजकोषीय समेकन को प्राप्त करना, जो राजकोषीय स्वास्थ्य है उसको है जो कि सुदृढ़ करना। इसका मतलब है कि सरकार का जो व्यय है उसको कम से कम करना और सरकार का जो आय है उसको बढ़ाने के प्रयास करना। तो इसमें टारगेट ये रखा गया था कि भारत सरकार को जो राजकोषीय घाटा है वो 3% और राजस्व घाटा कितना है 1% का लक्ष्य रखा गया था। सॉरी 0% राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कितना 3%। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं वो क्यूबिट सीरीज की जो हमारी सीरीज थी उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी टॉपिक बेसिक टॉपिक होते हैं जिनकी बेसिक समझ होती है उसके आसपास ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि जो बेसिक कंसेप्ट है उनको समझना है, उसके बाद इकोनॉमी में किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आ जाए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन समिति है उसका गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये भी हमने पढ़ लिया था। जो समीक्षा समिति थी उसका गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। मौद्रिक नीति केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई एक व्यापक आर्थिक नीति है और सेकंड है इसका उद्देश्य धन आपूर्ति एवं ब्याज दरों का प्रबंधन करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मौद्रिक नीति केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई एक व्यापक आर्थिक नीति है, ये गलत हो गया। हमने अभी जस्ट इसके बारे में चर्चा की कि मौद्रिक नीति है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा है इसका उद्देश्य धन आपूर्ति एवं ब्याज दरों का प्रबंधन करना, बिल्कुल। जितनी भी ब्याज दरें होती है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? मौद्रिक नीति के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। तो कौन सा सही पूछा है? केवल 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? नैतिक दबाव, चयनात्मक क्रेडिट कंट्रोल, खुला बाजार संचालन और प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण पूछा है, तो मात्रात्मक उपकरण है वो है खुला बाजार संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब क्या होता है कि जो मौद्रिक नीति जो आरबीआई द्वारा जारी की जाती है उसमें 2 प्रकार के उपकरण होते हैं। एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। ये हम जब इकोनॉमी की बेसिक क्लास शुरू करेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे कि ये जो कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो मात्रात्मक में क्या होता है, जितने भी ये बैंक रेट या रेट से संबंधित चीजें होती है वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी? मात्रात्मक में। जैसे हमने पढ़ा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी की सारी किसमें आ जाएगी? मात्रात्मक में। तो हमारा ये देख लो जो मात्रात्मक उसमें क्या है? खुला बाजार संचालन, तरलता समायोजन जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर है जो कि सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF, फिर है जो कि SLR, CRR, बैंक दर, ये सारी की सारी किसमें आ जाएगी? मात्रात्मक। और गुणात्मक में क्या आ जाएगी? मार्जिन, आवश्यकता, उपभोक्ता ऋण विनिमय, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई, ऋण की राशनि या ऋण सीमा और प्राथमिक क्षेत्र ऋण, ये सारे के सारे हैं जो कि गुणात्मक उपकरण में आते हैं। हम क्लास करेंगे उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट पढ़ लेंगे कि ये जो राशनि क्या होती है, ये सारी चीजें वहां हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोफर वक्र किससे संबंधित है? कर एवं कर राजस्व, मुद्रास्फीति नियंत्रण, आय असमानता और व्यापार शुल्क। देखो हमने 3-4 वक्र तो पहले चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में। अगला है लोफर वक्र, ये कर प्रणाली से संबंधित है। लोफर वक्र, इसका लोफर वक्र में यह कहा गया है कि जो सरकार है उनका काम ये होना चाहिए कि जो कर है
उसकी दरों को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। कर की दर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन कर का जो क्षेत्र है वो व्यापक होना चाहिए। दर तो क्या हो गई? कम होनी चाहिए और क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अधिक से अधिक है जो कि लोग सरकार को टैक्स दे, इस प्रकार की हमें कर नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि सरकार के राजस्व है उसमें वृद्धि हो सके। तो ये हमारा हो गया कौन सा वक्र? लोफर वक्र। इसके अलावा हमने कौन कौन से पढ़े थे पहले? एक फिलिप वक्र पढ़ा था। फिलिप वक्र में क्या था कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में नकारात्मक संबंध होता है। इसका मतलब जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर उसके बाद में एक कुज़नेट्स वक्र। कुज़नेट्स वक्र में यह होता है कि जो आर्थिक विकास और असमानता है उसके मध्य संबंध स्थापित करता है। कुज़नेट्स में यह कहा गया है कि जब भी किसी देश में आर्थिक विकास शुरू होता है तो शुरू होने के टाइम में उस देश में जो इकोनॉमिकली की असमानता है वो बढ़ जाती है, और जिस कुछ समय बाद जब आर्थिक उनमें स्थिरता आ जाती है उसके बाद में जो आय की असमानता है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये हो गया कुज़नेट्स वक्र। उसके बाद में ये भी पढ़ा था हमने लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक, जो आय की असमानता है उसके बारे में दोनों है, आय की असमानता और आय की असमानता के रूप में। तो अगर ये क्वेश्चन कहीं भी पूछे, किसी को भी क्रॉस सुमेलित करने में पूछे तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत स्टेटमेंट बताना है। इसको केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को प्रभावित करना है। तीसरा है सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक उधार इसके प्रमुख उपकरण है और इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में अभी जस्ट डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जो मौद्रिक नीति होती है वो केंद्रीय बैंक द्वारा यानी भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया भाई? सही हो गया। दूसरा क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति एवं ब्याज दरों को प्रभावित करना है। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक उधार ये किसके उपकरण है? राजकोषीय नीति के उपकरण है। अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि जब सरकार कहाँ खर्च कर रही है, सरकार के पास कहाँ पैसा आ रहा है, वो किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, नकद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई CRR पर कोई ब्याज नहीं देता, और दूसरा अगर आरबीआई CRR बढ़ाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। कौन सा कथन सही है? तो दोनों स्टेटमेंट को एनालिसिस कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? CRR पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती। ये हमने पढ़ा है पहले। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। जितने भी बैंक होते हैं उनको अपनी कुल पूंजी का एक पर्टिकुलर भाग है जो कि आरबीआई के पास जमा करवाना होता है, और आरबीआई उस धन पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देती। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा कहती है कि अगर आरबीआई CRR बढ़ाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। अब इसको समझते हैं। पहला क्या है? CRR बढ़ाता है। CRR बढ़ाता है इसका मतलब मान लो पहले कोई बैंक था उसके पास 100 रुपए थे और आरबीआई ने कहा 5 रुपए आप हमारे पास जमा करवा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास अब कितने रुपए बचे? 95, और 95 रुपए है जो कि बैंक क्या है? आम जनता को लोन देगा। अब क्या ये क्या कह रहा है कि अगर CRR दर बढ़ जाती है, मान लो CRR दर बढ़कर कितनी हो गई? 6 रुपए, 6%। तो 6% हो गई, तो अब बैंकों के पास पैसा कितना बचा? 94। तो 94 बचा, मतलब क्या हो गया कि लोगों को पैसा देने की जो पावर है वो कम हो गई। अब बैंक पहले 95 दे रही थी, अब 94 देगी, मतलब 1 रुपए क्या हो गया? जनता को पैसा कम देगी। तो जनता को पैसा अगर कम देगी तो मार्केट में जो मनी है वो कम हो जाएगी। तो मनी कम होगी तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट, जो मुद्रा आपूर्ति है वो बढ़ेगी नहीं घटेगी, क्योंकि अब लोन देने के लिए कितने रुपए हमारे पास? 94 ही है, पहले 95 थे, तो ये कम हो गया। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। अगला क्वेश्चन देखो,
लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां ब्याज दरें बहुत कम होती है और लोग बॉन्ड की बजाय नकदी रखना पसंद करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये हमारा सही हो गया। तरलता जो पास होती है वो क्या है, उसके बारे में, लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल या तरलता पास बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनके पास पैसा होता है, जनता के पास क्या होता है, पैसा होता है, और ब्याज दरें भी कम होती है, ठीक है। फिर भी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, पैसे को अपने पास रखते हैं, मतलब बचत रखते हैं, उसको किसी भी प्रकार की, ना तो मार्केट में वस्तुएं सेवाएं खरीदते हैं, ना ही किसी भी प्रकार की जो सिक्योरिटीज है या फिर कोई भी शेयर है उनमें निवेश करते हैं। तो क्या हो जाता है, ब्याज दरें कम है फिर भी वो क्या कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं, पैसे को क्या नकद के रूप में अपने घर में रख रहे हैं। उसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। अमूमन क्या होता है कि अगर ब्याज दरें कम होगी तो लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक निवेश करते हैं ताकि उनको लाभ मिलेगा। पर ये जो तरलता ट्रैप है, इस स्थिति में ऐसा होता है कि लोग है जो कि कम से कम निवेश करते हैं, पैसे को अपने पास नकदी या बचत के रूप में रखते हैं, क्योंकि उनको वो डाउट होता है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो ये हो गई, क्या हो गई, तरलता पास की स्थिति। अगला क्वेश्चन सीधा सिंपल क्वेश्चन है, राजकोषीय संघवाद क्या है। फिस्कल फेडरलिज्म, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच में राजकोषीय शक्तियों का वितरण, बिल्कुल सही बात है। जिसने भी बेसिक पॉलिटी पढ़ी है उसमें हम पढ़ते हैं संघवाद। संघवाद में क्या होता है, जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण हो जाता है, मतलब क्या हो गया, केंद्र के पास, राज्य के पास जो ये होता है, इनको क्या कहते हैं हम, संघवाद। तो अगर राजकोषीय संघवाद हो गया तो इसमें राजकोषीय शक्तियों का वितरण हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी में पढ़ते हैं तो पॉलिटी का हो जाएगा, और इकोनॉमी का पढ़ते हैं तो इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव से हो जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमी में कुछ क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन सेंस से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। ये हमने सारे के सारे जो घाटे हैं वो पहले पढ़ चुके हैं। हम पहले क्या कह रहे हैं कि जो राजस्व घाटा है वो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, बिल्कुल सही है। दूसरा है सकल प्राथमिक घाटा, क्या होता है, जो राजकोषीय घाटा है उसमें से अगर जो ब्याज अदायगी है उसको घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा क्या हो गया, कुल व्यय माइनस कुल राजस्व, ये क्या हो गया, राजकोषीय घाटा। इनमें से कोई नहीं, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए प्राथमिक घाटे के बारे में तो आगे, राजकोषीय घाटे का अगर फॉर्मूला पूछ लाए तो 2-3 फॉर्मूला ध्यान रखना। पहला फॉर्मूला है कुल व्यय माइनस कुल राजस्व उधार को छोड़कर। दूसरा राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला है कि कुल व्यय, कौन सा व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, उसमें से अगर राजस्व प्राप्तियों और ऋणों की वसूली अन्य पूंजीगत प्राप्तियां को छोड़कर सभी राजस्व प्राप्तियां हैं उनको घटा देंगे तो वो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। तो ये याद रखना है भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। संसद में बजट राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि जो वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग है वो बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है, संसद में बजट राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल गलत है। हमने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा कि जो संसद में जो बजट है वो कौन करते हैं पेश, वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, जो अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। अंतरिम बजट क्या होता है, अंतरिम बजट जिसे वोट ऑन अकाउंट के रूप में भी जाना जाता है, उसे चुनावी वर्ष में पेश किया जाता है। अभी जैसे जो इलेक्शन हुए थे आम चुनाव लोकसभा के, उससे पहले क्या किया गया, सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया गया था। क्यों, क्योंकि इस वर्ष चुनाव होने वाले थे। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। यह आवश्यक है कि सरकारी कार्यों को तब तक वित्त पोषित किया जाए जब तक कि नव निर्वाचित सरकार अपना पूर्ण बजट पेश कर दे। तो ये भी सही है। ये इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि सरकार जब अगली सरकार बनेगी उस टाइम तक, क्योंकि बजट 6 महीने तो 1 वर्ष के लिए दिया जाता है,
और मान लो जो मार्च में बजट पेश करेंगे तो, और अगर जून में इलेक्शन है तो बीच में 3 महीने का गैप हो गया, तो 3 महीने गैप में सरकारी खर्च होगा, तो वो सरकारी खर्च किस आधार पर होगा? अंतरिम बजट के आधार पर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो हमारे दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन जीएसटी के बारे में पूछा है। क्या पूछा है? वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन वो सही पूछा है। पहला क्वेश्चन है, यह जो प्रत्यक्ष कर का एक रूप है। पहला स्टेटमेंट हमने पहले ही पढ़ लिया जीएसटी के बारे में कि जो वस्तु एवं सेवा कर है वो प्रत्यक्ष कर नहीं होकर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है भाई। दूसरा है, यह मूल्य वर्धित कर के सिद्धांत पर काम करता है। ये भी हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। कौन सा कथन सही है? तो सही स्टेटमेंट दूसरा है। तो 2 नंबर आंसर हो गया हमारा। अगला, आज क्लास थोड़ी सी स्पीड से इसलिए चल रही है क्योंकि एक तो 100 क्वेश्चन है, हमारे जो 35 क्वेश्चन होते हैं उसमें भी लगभग 1 घंटे की क्लास चलती है। तो इस अनुपात में देखेंगे तो 35 × 3 100 क्वेश्चन है आज लगभग, तो 3 घंटे की क्लास चलेगी। तो 3 घंटे कुछ ज्यादा ही हो गया। तो क्योंकि अधिकांश जो क्वेश्चन है उसके बारे में हमने पहले चर्चा कर रखी है, जहां पर चर्चा नहीं हो रखी है उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। बाकी जो पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेंगे। अगला है, जीएसटी परिषद की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद ये भी हम पढ़ चुके हैं। जीएसटी परिषद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 279 ए में है। और जीएसटी परिषद का जो संरचना होती है उसमें कौन कौन होते हैं? जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और जितने भी राज्य हैं या फिर जो यूटी संघ शासित प्रदेश जहां पर है जो कि विधानसभा होती है, उनके जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? राष्ट्रपति परिषद का अध्यक्ष होता है? नहीं, अध्यक्ष कौन होता है? जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वो होता है। और परिषद की बैठक कुल सदस्य के 50% के कोरम से ही आगे बढ़ती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर कम से कम 50% सदस्य उपस्थित होंगे तो ही जो जीएसटी परिषद है उसकी बैठक है वो कंटिन्यू होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही हमारा कौन सा हो गया? केवल 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कर जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता? पिछली बार जो क्लास थी उसमें पढ़ा था कि कौन सा जो राज्य कर था वो जीएसटी के अंतर्गत आता या नहीं आता, ये पढ़ा था। इस बार केंद्रीय कर पूछा है और ऐसे क्वेश्चन पूछने की एग्जाम में संभावना ज्यादा हो जाती है। पहला, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और स्टाम्प शुल्क। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो। सेवा कर इसमें शामिल है, सीमा शुल्क नहीं है, अतिरिक्त जो सीमा शुल्क है वो शामिल है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर स्टाम्प शुल्क शामिल नहीं है। तो ये एक हम देख लेते हैं सीरीज कि कौन से कर किसमें शामिल है। देखो, जीएसटी के अतिरिक्त जो अंतर्गत है सम्मिलित अप्रत्यक्ष कर, वो कौन कौन से हैं? तो सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री की तैयारी, उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, उत्तराध जो फिर सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क और केंद्रीय अधिभार एवं उपकर। ये सारे के सारे जो केंद्रीय टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं वो जीएसटी के अंदर शामिल है। और जीएसटी में कौन कौन से कर है जो जीएसटी से छूट प्राप्त करते हैं? तो उसमें है भारत में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला मूल सीमा शुल्क, दूसरा है सीमा शुल्क पर अधिभार, सीमा शुल्क उपकर। ये अधिभार क्या होता है, उपकर क्या होता है, जब हम टैक्सेशन पढ़ेंगे, जो कर प्रणाली पढ़ेंगे उसमें सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है। फिर मोटर वाहन कर, स्टाम्प शुल्क, शराब पर उत्पाद शुल्क, पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क, पेट्रोलियम उत्पादों पर वेट, तंबाकू उत्पादों पर वेट, एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी, और स्थानीय निकाय द्वारा लगाया जाने वाला टोल टैक्स एवं मनोरंजन कर। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, सेफगार्ड ड्यूटी क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वनिधि योजना हमने पहले पढ़ ली थी। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं
क्योंकि कोरोना काल में जो स्ट्रीट वेंडर्स, जो रेलवे, जो पटरियों पर जो काम करने वाले, जो रेलवे स्टेशन पर जो काम करते हैं या फिर जो ठेले वाले लोग होते हैं, उनको स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। और क्या हुआ था कि कोरोना की पेंडेमिक की वजह से इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो सरकार ने जो पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी और इस योजना के तहत इनको ऋण दिया जाता था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसमें, यह ऋण के नियमित पुनर्भुगतान पर प्रति वर्ष 7% की ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि अगर मान लो किसी स्ट्रीट वेंडर को सरकार ने ऋण दिया है और उस स्ट्रीट वेंडर ने जो ऋण है वो समय पर चुका दिया है, तो उसको जो ब्याज होता है उसमें 7% की सब्सिडी होगी। दूसरा है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। अगला क्वेश्चन, विवाद से विश्वास योजना 2024 का उद्देश्य क्या है, कौन सी है, विवाद से विश्वास योजना। पहला ऑप्शन है आयकर विवादों का समाधान करना, पहला स्टेटमेंट ये हमारा सही है। अब विवाद से विश्वास स्कीम क्या है कि मान लो कोई भी संस्था है, पर्टिकुलर कोई कंपनी है या फिर कोई व्यक्तिगत पर्सनल आदमी है, उसमें टैक्स को लेकर, आयकर को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद है, जो उस पर कर लगाया गया है या पर उसके ब्याज या शुल्क जो भी है उस पर विवाद है, तो उसको समाधान करने के लिए यह योजना लाई गई थी। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर जितना भी अगर टैक्स लगाया है, उस टैक्स का अगर वो 100% भुगतान कर दे और उस पर जो ब्याज या पेनल्टी लगाई गई है उसका अगर वो 25% भी भुगतान कर देता है, कितना कर तो पूरा देना पड़ेगा, पर है जो कि ब्याज का सिर्फ अगर वो 25% भी देगा तो जो उनके मध्य विवाद है उसको समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है विवाद से विश्वास। जब हम मेंस का हमारा टॉपिक है कर प्रणाली, उसमें हम पढ़ते हैं कि सरकार ने कर प्रणाली में या कर जो व्यवस्था है उसको सही करने के लिए क्या प्रयास किए कर प्रणाली में। तो कर जो प्रणाली है उसमें ये भी एक स्कीम शामिल होती है। ठीक है, एक ईमानदार से समान प्लेटफॉर्म फेसलेस असेसमेंट, जिसने मेंस पढ़ा होगा उसको पता है, तो वो हम मेंस की सीरीज में पढ़ेंगे। अगला, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में कौन से कथन है वो सही है, ये पूछा है। और इस योजना के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। यह योजना 2024 में शुरू की गई थी, नहीं सर, यह योजना 2023 में ना होकर के 2024 में शुरू की गई थी। दूसरा है, इसका उद्देश्य है भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है कि जितने भी घर आवासीय गृह होते हैं उसके अगर छत पर हम सोलर प्लांट स्थापित करते हैं तो सरकार हमें 40% की क्या देती है, छूट % देती है। ये क्या हो गया, सूर्य घर योजना। अगला, पूर्वोदय योजना के तहत कितने राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी, ये क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ लिया। कितने थे, 5। कौन कौन से, बिहार के पास में झारखंड, उधर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य है जिनको पूर्वोदय योजना के तहत है जो कि सहायता प्रदान की जाएगी। ये हमने पहले की क्लास में पहले पढ़ चुके हैं हम, तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में रेमिटेंस प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। जो रेमिटेंस आ रहा है वो कहां से आ रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि सर ये जो रेमिटेंस है, ये रेमिटेंस क्या होता है। तो आपने शायद आप करंट अफेयर्स की या अखबार रेगुलर पढ़ते हो तो उसमें इस शब्द का जिक्र मिलता है, रेमिटेंस। क्या होता है रेमिटेंस, जो भारतीय नागरिक विदेश में जाते हैं, खूब सारे इंडियन हैं जो अमेरिका में काम करते हैं या फिर खाड़ी देश जो गल्फ कंट्री है वहां पर काम करते हैं, वहां पर जो पैसा कमाते हैं और पैसा वो अगर मातृभूमि को वापस भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेमिटेंस। मतलब किसी देश के नागरिक द्वारा विदेशों में जो पैसा कमाया जाता है वो अगर मातृ देश में वो भेजता है तो क्या हो गया, वो रेमिटेंस हो गया। ठीक है, और भारत है जो कि दुनिया में पहले स्थान पर है रेमिटेंस, मतलब इंडियन है जो कि विदेशों में जो पैसा कमाते हैं वो वापस भेजने में प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर चाइना है। तो इसको क्या कहेंगे हम,
रेमिटेंस कहेंगे। तो भारत का सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है? तो सबसे ज्यादा भारत का जो रेमिटेंस आता है वो किस देश से? यूएसए से, क्योंकि यूएसए का जो आईटी सेक्टर है, फिर नासा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन सारे क्षेत्रों में इंडियन है जो कि अव्वल है। तो पहला यूएसए। दूसरा हमारे जो यूएई में खूब लोग काम करते हैं। तीसरा हो गया सिंगापुर। ये सीरीज हो गई। तो घटते हुए क्रम में पूछ रहा है, घटना क्या क्रम हो जाएगा? 3-2-1। 3-2-1 का है 4 नंबर ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा रेमिटेंस के बारे में। अब जैसे ये जो रेमिटेंस वर्ड है, ये जो हम आईआर पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, उसमें भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। किसी भी देश के अगर संबंध पूछे, जैसे भारत अमेरिका संबंध के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमारे लिए भारत अमेरिका संबंध इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पर हमें रेमिटेंस मिलता है। जैसे पूछ ले क्वेश्चन की जो पश्चिमी एशिया है, जो गल्फ कंट्रीज है, उसमें भारत के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम डाल सकते हैं, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग हैं वो गल्फ कंट्री में काम करते हैं और वहां से हमें पैसा भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंस कि वहां से हमें क्या मिलता है? रेमिटेंस मिलता है। तो अगर इस प्रकार के भारी भरकम वर्ड आप मेंस में यूज करते हो और उसके नीचे अगर अंडरलाइन कर देते हो, तो वो फिर क्या हो जाएगा? सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ की वर्ड होते हैं, वो आईआर हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ऐसे सब्जेक्टों में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हम आईआर की बात ही कर रहे हैं, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। जैसे एक आता है जीरो सम गेम, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा शायद, या फिर जिन्होंने मेंस दिया उन्होंने पढ़ा होगा। एक वर्ड आता है जैसे नॉन जीरो सम गेम, एक आता है डायस्पोरा। ये वर्ड आईआर के की वर्ड है। फिर एक वर्ड आ जाता है जैसे शक्ति संतुलन। तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो आईआर के मेंस के जो भी क्वेश्चन आता है उसमें अमूमन इन वर्डों को यूज किया जा सकता है। पहला वर्ड है जीरो सम गेम और दूसरा है नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब हो गया कि किसी भी दो देश के मध्य अगर संबंध है, ठीक है, और एक देश को अगर लाभ हो रहा है और दूसरे को हानि हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? जीरो सम गेम, ठीक है। और नॉन जीरो सम गेम मतलब है जो कि दोनों देशों को लाभ होता हो। जैसे वर्तमान में वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण में क्या हो गया? किसी एक देश को हानि नहीं होती, दोनों देशों को लाभ होता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो इकोनॉमी है या वैश्विक प्रदेश है वो नॉन जीरो सम गेम पर आधारित है। तो किसी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम जो निष्कर्ष है तो उसमें लिख सकते हैं कि वर्तमान में जो पूरी विश्व है वो नॉन जीरो सम गेम पर आधारित है, इसलिए हमें संबंध और ज्यादा सुदृढ़ या बेहतर करने चाहिए। फिर शक्ति संतुलन तो आप जानते ही हो। फिर डायस्पोरा, डायस्पोरा क्या होता है? इसी से रेमिटेंस से जुड़ा हुआ शब्द है। वे भारतीय जो भारतीय नागरिक है जो विदेशों में जाकर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? डायस्पोरा। तो हम अगर जैसे अमेरिका के लिए मैं तो पूछ ले, तो अमेरिका में हम क्या कहेंगे कि जो भारतीय डायस्पोरा है हमारे, तो डायस्पोरा की सुरक्षा करना भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस हो गया। और इनके नीचे आप क्या कर देना? ऐसे अंडरलाइन कर देना भाई। ये आपको आधा नंबर ज्यादा मेंस में दिलाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के कुछ कीवर्ड आप हर सब्जेक्ट के चॉइस कर लो और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है तो आप कोशिश करना कि वहां एडजस्ट कर सको तो एडजस्ट करो और वहां अंडरलाइन कर दो। आपको 100% बाकी जो स्टूडेंट है उनसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, एमएसपी में शामिल फसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कूट है वो गलत है? एमएसपी मिनिमम जो सपोर्टिव प्राइस है उसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं और उसमें कुल कितनी फसलें हैं? 23 फसलें, 22 फसल और गन्ना शामिल है। तो कौन सा कूट गलत पूछ रहा है? तो 7 प्रकार के अनाज है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट 5 प्रकार की दालें सही है, 4 वाणिज्यिक फसलें सही है और तिलहन 7 है। तो हमारा क्या हो गया? थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया और 3 नंबर क्या हो गया? आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रवाह किसी समय का पर मात्रा का माप होता है और दूसरा स्ट्रोक एक मात्रा है जिसे दिए गए विशिष्ट समय की अवधि में मापा जा सकता है। तो कौन सा कूट क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। तो ये जो दोनों कूट है ये आपस में रिवर्स है। स्टॉक क्या होता है? हमने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा। जैसे कोई भी अगर आप में से कुछ लोग होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, तो वहां पर क्या होता है? शेयर मार्केट में हमेशा ग्राफ इस प्रकार चलता जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया? मान लो 10 बजे
10 बजे किसी शेयर का मूल्य अगर 100 रुपये है तो 10 बजकर जो 1 सेकेंड हो गई, 10 बजकर 1 सेकेंड, मिनट नहीं, वहाँ हो सकता है शेयर का मूल्य 95 हो जाए या क्या हो जाएगा 105 भी हो सकता है। तो क्या हो गया, स्टॉक क्या करता है, कोई पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसका माप करता है। तो क्या हो गया, ये स्टॉक क्या हो जाएगा, किसी समय पर मात्रा का माप करना, एक पर्टिकुलर टाइम है उस पर ही बताता है। और जो प्रवाह हो गया, प्रवाह क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि यहां से लेकर यहां तक उसकी जो मात्रा है उसको मापा जाता है, उसको क्या कहेंगे, प्रवाह। तो प्रवाह क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और प्रवाह क्या हो जाए, जो सॉरी स्टॉक है, स्टॉक क्या हो जाएगा, एक फिक्स जो निक टाइम है उस पर क्या होता है। तो कौन सा कथन सही है, तो हमारे जो दोनों कथन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश से क्या घटाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने 2 या 3 बार पढ़ चुके हैं। शुद्ध ब्याज, निवेश, मूल्यह्रास और लाभ। मूल्यह्रास, सकल, फिर एक बार बता देता हूं, सकल और शुद्ध। सकल में इसका फॉर्मूला देख लो, सकल बराबर शुद्ध प्लस मूल्यह्रास, ये सकल का फॉर्मूला हो गया। तो शुद्ध निवेश में से क्या घटाना है हमें, अगर ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो फिर मूल्यह्रास को घटाना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। कंज्यूमर गुड्स का पूछा है और उदाहरण नहीं पूछा है। पहला है सब्जी, कपड़े, रोटी और सिंचाई के लिए पंप सेट, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जिनका जो उपभोक्ता खरीदने वाला है वो उसका पर्सनल व्यक्तिगत कार्यों के लिए यूज किया जाता है। पर्सनली वो उसको क्या करता है, यूज करता है, ना कि उसका यूज कोई आर्थिक क्रिया है उसके लिए करता है। किसके लिए करता है, व्यक्तिगत के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, उपभोक्ता वस्तुएं। तो सब्जी खुद के लिए होती है, कपड़े खुद के लिए होते हैं, रोटी खुद के लिए होती है, पर जो सिंचाई के लिए पंप सेट होते हैं ये होते तो खुद के लिए है, परंतु क्या होता है इसमें आर्थिक जो क्रिया है वो शामिल होती है। आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिकली जो काम है वो शामिल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। पूंजीगत गुड्स, कैपिटल गुड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। कैपिटल गुड्स क्या होती है, वे वस्तुएं या सेवाएं जो उत्पादन को या उत्पादन में सहायक होती है, जिससे किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है। तो इससे देखते हैं कौन सा है, मशीन, भवन और ट्रैक्टर, बिल्कुल सही बात। बांध और नहर, बिल्कुल। बिजली के उपकरण और इलेक्ट्रिक डिवाइस, बिल्कुल। खाद्य पदार्थ और कपड़े, खाद्य पदार्थ और कपड़ों से हम किसी भी चीज का निर्माण या उत्पादन नहीं कर सकते, इनका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, हमने पहले ही पढ़ा। इकोनॉमी में सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी, तो भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, यह जून 1808 के मध्य में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में स्थापित हुआ और इसने कार्य करना शुरू किया। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा। अभी इसके बारे में थोड़ी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। क्यों हिस्ट्री, इसीलिए जो थोड़े दिन पहले जो सीईटी का पेपर हुआ था उसमें कहीं ना कहीं ये शायद एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सबसे स्टेट बैंक का क्या है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा जीवित बैंक है। सबसे पहले क्या हुआ था, बैंक ऑफ कोलकाता 1906, जिसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल में कर दिया था। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1873। ये प्रेसिडेंट, जब ब्रिटिश शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब तो ये प्रेसिडेंट बैंक हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, इन तीनों जो प्रेसिडेंट बैंक है उनका 1921 में विलय कर दिया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन, तो इसका नाम क्या कर दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही क्वेश्चन अभी सीईटी में पूछा गया था कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। और 1955 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एसबीआई का क्या है, इतिहास है। अगर क्वेश्चन यहाँ से अभी पूछा गया तो हो सकता है जो इन फ्यूचर जो एग्जाम है उनमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले।
अगला क्वेश्चन, 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई, एसबीआई, वित्त मंत्रालय और एनबीएफसी। तो 1 रुपए का जो नोट होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखना भाई, जितने भी नोट होते हैं वो सारे के सारे नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। किसको छोड़कर? 1 रुपए के नोट को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपए का नोट है वो किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय उसके द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला लाइव पेमेंट बैंक किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया था? भारतीय एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। तो जो भारत का प्रथम लाइव पेमेंट बैंक है वो भारतीय एयरटेल द्वारा शुरू किया गया था। अब बड़ी बात आती है कि सर ये पेमेंट बैंक क्या होते हैं? इसके बारे में हमने पहले की क्लास में चर्चा की है कि पेमेंट बैंक, जैसे ये पेटीएम हमारे यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें पैसा डालते हैं, उसके बाद में हम अपनी सुविधा के अनुसार उसको यूज कर लेते हैं। हमने जो पैसे वहां डिपॉजिट कराए उन पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये होगा पेमेंट बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय एयरटेल। और भारत में अभी 6 पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट, इंडिया पोस्ट, फिनो पेमेंट, पेटीएम पेमेंट और एनडीसीएल पेमेंट और जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजकोषीय उपाय का उपयोग इकोनॉमी को मंदी से बाहर निकालने के लिए किया जाता है? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है? एनालिटिकल क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आता है कि ये मंदी क्या होती है, राजकोषीय नीति क्या होती है, फिर राजकोषीय उपाय क्या होते हैं, ये मुद्रास्फीति क्या होती है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, नहीं तो सोल्व नहीं होंगे। अब राजकोषीय उपाय का पूछा है और मंदी से बाहर निकला। सबसे पहले हम ये करेंगे, समझेंगे कि ये जो मंदी है वो क्या होती है। मंदी क्या होती है? मंदी में क्या होता है, मतलब मंदी का मतलब ये हो गया कि मार्केट में जो वस्तु एवं सेवाएं हैं उनकी कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट में पैसे बहुत कम है, लोगों के पास पैसा है ही नहीं। ठीक है, तो हम इस मंदी से बाहर निकलने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो इस बार में क्योंकि राजकोषीय उपाय पूछा है तो राजकोषीय उपाय मतलब सरकारी उपाय पूछा है, तो जो ब्याज, जो टैक्स कर, जो अपने ब्याज दरें हैं वो संबंधित इससे नहीं होंगी, क्योंकि ब्याज दरों के जितने भी जो उपाय होते हैं वो मौद्रिक उपाय में आ जाते हैं। तो ये राजकोषीय पूछा है। पहले क्या है? सरकारी व्यय में वृद्धि। ये बिल्कुल सही है। कैसे? सरकारी व्यय में वृद्धि हो गई, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब मान लो सरकार ने कोई बुनियादी ढांचे का निर्माण का काम शुरू कर दिया, या पर सड़क, भवन, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, जो हॉस्पिटल है, उनका निर्माण शुरू कर दिया सरकार ने। तो निर्माण शुरू करने से क्या होगा? वहाँ लेबर काम करेगी, कंपनियां काम करेगी, तो उनके पास क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या करेंगे? वो कुछ ना कुछ मार्केट में वस्तुओं को खरीदने जाएंगे। तो खरीदने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो मंदी की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मंदी में क्या था? पैसा नहीं था। अब सरकार ने जब सरकारी व्यय बढ़ाया है तो सरकारी व्यय बढ़ाया से लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, और जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो क्या हो जाएगी? आर्थिक मंदी से हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राजकोषीय उपाय। कौन सा? सरकारी व्यय में वृद्धि। अगले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि सरकारी व्यय में कमी नहीं। अगर सरकारी व्यय में कमी करेंगे तो लोगों को पास जो पैसा है उससे और पैसा कम हो जाएगा, मार्केट में पैसा आएगा ही नहीं, और मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो आर्थिक मंदी और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर है करों में वृद्धि, टैक्सेशन है उसमें अगर वृद्धि कर देंगे तो लोगों के पास ऑलरेडी पैसा कम है, अब टैक्सेशन बढ़ा दिया तो लोगों के पास पैसा और ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और अगला है विमुद्रीकरण। हमने आप सभी को ये विमुद्रीकरण जो वर्ड है इससे सभी वाकिफ होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कंज्यूमर गुड्स, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, वे सभी वस्तुएं जो खरीद के तुरंत बाद पूरी तरीके से उपयोग हो जाते हैं। बिल्कुल, उपभोक्ता वस्तु का यूज क्या किया जाता है? उपभोक्ता अपने व्यक्तिगत के लिए, व्यक्तिगत चीजों के लिए उसका क्या करता है? उपयोग करता है। दूसरा, उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम वस्तुएं हैं, इसीलिए उनका मूल्य राष्ट्रीय आय के मापन में शामिल नहीं किया जाता। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, शामिल किया जाता है। जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो उसकी नेशनल इनकम की जो परिभाषा है उसमें दिया गया है कि जो अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं का मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाती है। तो अंतिम वस्तुएं ये हो गई,
और इनको शामिल नहीं किया जाता, उसमें शामिल किया जाता है परिभाषा में। तो जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे हम बाद में तो उसमें पूरा समझ लेंगे कि ये अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या पूछा, सही पूछा, तो कौन सा हो गया, केवल एक। अगला क्वेश्चन वापस सकल वाला आ गया। भाई सकल निवेश किसके बराबर होता है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। शुद्ध में से अगर मूल्यह्रास, मतलब सकल में, सकल का फॉर्मूला क्या हो गया, शुद्ध प्लस मूल्यह्रास को जोड़ेंगे तो कौन सा होगा, शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया, क्योंकि यहां मूल्य वृद्धि है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, सही है, सकल बराबर शुद्ध प्लस मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन, विदेशों से शुद्ध कारक आय क्या होती है, किसी देश के आयात एवं निर्यात के बीच का अंतर, विदेशों में काम करने वाले निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय। और अगला पॉइंट है कि आयात का मूल्य निर्यात से घटाया गया और सामान्य निवासियों द्वारा विदेश से अर्जित कारक आय एवं घरेलू क्षेत्र में गैर निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के बीच का अंतर। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन है, वो सही हो गया। जो शुद्ध कारक आय होती है, इसमें क्या होता है कि हम कुछ हमारे जो देश के नागरिक हैं वो विदेशों में से पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो शुद्ध में क्या हो जाएगा कि जो विदेशों से हमने पैसा कमाया है, भारतीय लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, तो विदेशों से जो हमने पैसा कमाया है उसमें से, वो जरूर थोड़ी है कि हम भी विदेशों में जाके पैसा कमाए। कुछ जो दूसरे देश से लोग हैं वो भी भारत में आते हैं, काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, तो वो भी पैसा क्या भारत से लेके जाते हैं। तो अगर जो गैर भारतीय हैं, गैर भारतीय जो भारत से पैसा लेके गए, उनको अगर इसमें से निकाल दें तो जो शेष पैसा बचता है उसको क्या कहेंगे, शुद्ध कारक आय। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आय के चक्रीय प्रवाह की अवधारणा किसने दी, फ्रांसवा क्वेस्ट ने। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो इसको ज्यादा बताने की और जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, नेशनल जो राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है। राष्ट्रीय आय वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। राष्ट्रीय आय एक स्टॉक है, न कि प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन पूछा है, तो हमारा सही हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। अब कैसे, सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय होती है वो किसी देश के जो लोग निवास करने वाले जो नागरिक होते हैं उनकी आर्थिक गतिविधि, बिल्कुल सही है, सिंपल सा सेंटेंस है। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो बाजार मूल्य पे की जाती है। भाई सर मोदी जी सरकार आने के बाद में ये चेंज हो गया, तो अगर किसी के पास पुराने नोट्स हो तो उसमें ये चेंज करना, वर्तमान में किस में की जाती है, बाजार मूल्य पे गणना की जाती है। और राष्ट्रीय आय वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, जितने भी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं होती है उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। और अगले, राष्ट्रीय आय एक स्टॉक है, न कि प्रवाह। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। राष्ट्रीय आय क्या है, एक प्रवाह है, हमने अभी पढ़ा स्टॉक और प्रवाह। राष्ट्रीय आय प्रवाह कैसे है कि राष्ट्रीय आय है जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होती। राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक पर्टिकुलर समय से लेकर दूसरे पर्टिकुलर जो समय होता है उसके बीच में जितनी आय होती है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये स्टॉक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रवाह। तो ये एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, 1 2 3। अगला, बजट एक साधन है, सरकार की मौद्रिक नीति, सरकार की वाणिज्यिक नीति, सरकार की राजकोषीय नीति हमने पहले पढ़ चुके थे। जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो राजकोषीय नीति होती है, मतलब सरकार की आय व्यय से संबंधित नीति, उसको राजकोषीय नीति कहते हैं। और सरकार है जो कि राजकोषीय नीति को जो वार्षिक वित्तीय विवरण है बजट के द्वारा प्रस्तुत करती है। तो ये हमारा आंसर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन, सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है, आरबीआई द्वारा, नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, उद्योग मंत्रालय। जब भी हम इकोनॉमिक सर्वे, आप किसी के पास अगर ओरिजिनल जो इकोनॉमिक सर्वे है उस पर लिखा होगा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तो इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा जो जारी किया जाता है, ये जो प्रिंट किया जाता है
प्रकाशित, वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बजट को सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने बताया था कि बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। दूसरा है, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख आर्टिकल 110 में किया गया। बिल्कुल गलत है, संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। बजट के स्थान पर क्या किया, आर्टिकल जो 112 है उसमें वार्षिक जो वित्तीय विवरण है इस शब्द का उल्लेख किया गया है। तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख ना होकर के किसका, आर्टिकल 112 में, 110 में भी नहीं है वार्षिक वित्तीय विवरण। 110 किससे संबंधित है, धन विधेयक जो मनी बिल होता है उससे संबंधित है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। ये हमने पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा था कि आरबीआई की स्थापना है वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में हुई थी, हमने पहले पढ़ा था। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935 में। अगर डेट पूछे तो क्या है, 1 अप्रैल। और एक्ट कौन सा है, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। और जो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो शुरुआत में कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में। फिर 1937 में इस जो हेड मुख्यालय को ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया, मुंबई में। जो भी वर्तमान में जो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें तो क्या बताया, मानव विकास सूचकांक एसडीए की गणना कल ही पढ़ा था हमने। क्या कौन से, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कल ही हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसन्नता दिवस है वो हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसी दिन क्या हो जाता है, जो वैश्विक जो प्रसन्नता रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक देखे होंगे, हमने जो बेसिक कोई भी जैसे प्रसन्नता रिपोर्ट है, तो प्रसन्नता रिपोर्ट में हमारा कल क्वेश्चन था कि प्रसन्नता रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है। तो हमने क्या, प्रसन्नता रिपोर्ट के आसपास जितने भी चीज थे, जितने भी आयाम थे वो कवर कर लिए, उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम क्यूबिट सीरीज थी उसमें हम सिर्फ 35 क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाते थे, 35 क्वेश्चन के जो टॉपिक थे उनके आसपास की सारी जो बेसिक जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहे थे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। वो नहीं है कि ये क्वेश्चन देखा सीधा आंसर लगा दिया, उससे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जरूर थोड़ी यही क्वेश्चन आए। जब तक हम क्वेश्चन की बेसिक्स को नहीं समझेंगे, उसके पीछे जो उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, आसपास की चीजें नहीं जानेंगे, तब तक हम उस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ गया उसको सोल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक योगदान देते हैं गरीबी के लिए, ठीक है भाई, ध्यान रखना। पहला है भूमिहीनता, दूसरा है बेरोजगारी, परिवारों का आकार और निरक्षरता। मुझे लगता है ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से होना चाहिए। अगर भूमिहीनता, किसी किसान के पास अगर जमीन ही नहीं है तो वो फसल किस पे बोएगा, तो वो गरीब रहेगा। दूसरा, अगर बेरोजगारी का गरीबी से सीधा संबंध है। तीसरा, परिवार का आकार अगर बड़ा होगा तो गरीबी की संख्या ज्यादा होगी, गरीबी। और फिर निरक्षरता, अगर उसमें साक्षरता ही नहीं है तो उसमें गरीबी के होने की संभावना ज्यादा है। तो सीधा सा क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस से कुछ नहीं हो सकता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का प्रकार है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, कृषि मजदूर, ग्रामीण मजदूर और सीपीआई जो शहरी एवं मैनुअल कर्मचारी, उनको सही कूट कौन सा है। तो हमारे चारों ऑप्शन सही है। जब हम सीपीआई पढ़ेंगे उसके दौरान पढ़ेंगे कि सीपीआई के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है भाई। अगला प्रश्न भाई, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के बराबर है। अगर ये थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करते हैं तो हो जाता है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या होती है कि जो व्यक्तिगत आय होती है उसमें परिवार द्वारा भुगतान किया जाने वाला अगर प्रत्यक्ष कर हटा दें, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। जो उनकी शुद्ध आय है वो मानी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया गया भाई, 1947 में। और किसने प्रस्तुत किया, षणमुखम चेट्टी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया। तो भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया, षणमुखम चेट्टी ने 1947 में पेश किया।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है? पहला ऑप्शन राज्य सहकारी बैंक, दूसरा केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक और आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब ये सहकारी बैंक क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? तो एक होता है आरबीआई के अनुसूचित बैंक। अब ये सर वर्ड वापस आ गया कि अनुसूचित बैंक क्या होता है? अनुसूचित बैंक का मतलब ये हो गया कि वे बैंक जिनका उल्लेख जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसमें है, तो वे बैंक कौन से हो गए? सारे के सारे अनुसूचित रजिस्टर्ड बैंक। ठीक है, ये जो अनुसूचित बैंक है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वाणिज्यिक और दूसरा कौन सा होता है? सहकारी। वाणिज्यिक बैंक में कौन से आ गए? जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है वो आ जाएंगे, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो। अगर कोई विदेशी बैंक भारत में स्थापित है, फिर या रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, ये सारे के सारे कौन से होंगे? वाणिज्यिक। दूसरे होते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक में क्या होता है? एक तो होता है राज्य सहकारी बैंक जो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर होते हैं, उसको केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं, भाई ध्यान रखना। और तीसरा होता है प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक जो ग्रामीण स्तरों पर स्थापित किए जाते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही हो गया? 1, 2 एंड 3, क्योंकि आरआरबी है वो क्या है? वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धन का व्युत्पन्न कार्य नहीं है? इसके बारे में भी हमने जो क्यूबिट सीरीज है उसमें डिस्कस किया था कि धन का व्युत्पन्न कार्य नहीं है। व्युत्पन्न का मतलब हो गया कि कौन सा काम है वो धन का सेकेंडरी काम नहीं है, द्वितीय कार्य होता है ना। मैंने बताया था धन के दो कार्य होते हैं, प्राथमिक कार्य और द्वितीय कार्य। प्राथमिक कार्य में क्या था? मूल्य का माप करेंगे, और जो विनिमय है, जो आदान प्रदान है, वो प्राथमिक कार्य में होंगे। बाकी जो भी होंगे वो कौन से होंगे? सेकेंडरी काम। तो पहला आस्थगित भुगतान बिल्कुल नहीं है, मूल्य का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं है, मूल्य संचय भी नहीं है, आदान प्रदान का माध्यम जो विनिमय होता है वो क्या होता है? प्राथमिक कार्य। और पूछा क्या है कि कौन सा काम जो द्वितीय कार्य नहीं है? तो द्वितीय कार्य ये नहीं, क्योंकि ये क्या है? प्राथमिक कार्य है। अगला क्वेश्चन देखो, धन के प्राथमिक कार्य मूल्य का माप और विनिमय का माध्यम। अगला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में कौन सा कथन गलत है? जीएसटी जो परिषद है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A वस्तु एवं सेवा कर के संचालन हेतु जीएसटी परिषद की स्थापना करता है। हमने अभी क्लास में पढ़ा, क्या जीएसटी परिषद का उल्लेख कौन सा? 279A में है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे क्या हो गया? सही। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि परिषद में केंद्र के पास 1/3 मतदान शक्ति होगी और राज्यों के पास 2/3 मतदान शक्ति होगी। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो जीएसटी परिषद होती है उसकी जो संरचना में क्या होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, वो उसका अध्यक्ष होता है। जो राज्य के वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और जो सदस्यों का मत मूल्य होता है, तो मत मूल्य भी इसमें अलग अलग किया हुआ है कि जो राज्यों का मत मूल्य होगा वो तो कुल मूल्य का 2/3 होगा, और जो केंद्रीय वित्त मंत्री है उसके अकेले का जो है वो 1/3 होगा। तो स्टेटमेंट भी सही है। अगला है, निर्णय 3/4 बहुमत से लिए जाएंगे। तो ध्यान रखना भाई, जीएसटी परिषद में अगर कोई सर्वसहमति से हमारा अगर कार्य या नियम बनाना है तो उसके लिए 3/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो कौन सा गलत है? कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, INDAS अकाउंटिंग नॉर्म्स को अकाउंटिंग द्वारा डिजाइन किया गया है। एएसबी, तो ये जो पूछा है कि एएसबी का गठन कब किया गया था? एएसबी क्या होता है? लेखा मानक बोर्ड, इंग्लिश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका गठन कब हुआ था भाई? इसका गठन हुआ था 1877 के अंदर। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की सबसे सटीक परिभाषा नेशनल इनकम। जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं इसकी सटीक परिभाषा क्या होगी। राष्ट्रीय आय को उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय आय को किसी केस द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है, सटीक परिभाषा है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में क्या होता है? एक तो फिक्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय में क्या होगा? स्टॉक नहीं होगा, क्या होगा? प्रवाह होगा।
और उत्पादित जितने भी वस्तुएं हैं और सेवाओं का जो अंतिम होता है, अंतिम वस्तुएं सेवाएं, अब पढ़ेंगे उसके बारे में कि अंतिम वस्तुएं या सेवाएं क्या होती है, ये मौद्रिक मूल्य क्या होता है। अब इसमें एक नागरिक वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है, ये नागरिक क्या होता है, घरेलू सीमा क्या होती है, ये भी इसकी परिभाषा के अंदर आएगा। तो वो सारा का सारा जब हम क्लास लेंगे नेशनल इनकम की थोड़े दिन बाद, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो नेशनल इनकम की परिभाषा आंसर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति की गणना में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत में मुद्रास्फीति का मापन है वो वर्तमान में किसके आधार पर किया जाता है, सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। पहले भारत में जो मुद्रास्फीति का मापन है 2014 से पहले वो किया जाता था थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर, परंतु जो उर्जित आर पटेल समिति है उसने सिफारिश किया जाकर WPI के स्थान पर CPI को मुख्य सूचकांक बनाया जाना चाहिए। तो 2014 से ये CPI है वो मुख्य सूचकांक है। तो ये जब हम मेंस की वापस क्लास करेंगे प्री के अंदर अभी थोड़े दिन बाद में, उसमें पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के अंदर की WPI और CPI में अंतर क्या होता है और क्यों उर्जित आर पटेल ने ये सिफारिश की थी कि CPI को मुख्य सूचकांक बनाओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत में सबसे अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई और भागती हुई। सीधा सा क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड किसमें, रेंगने में धीरे, फिर चलती हुई थोड़ी सी तेज, दौड़ती हुई उससे तेज और भागती हुई सबसे तेज हाइपर। तो सीधा सा कॉमन सेंस ही पढ़ा है और इसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेंगती हुई को क्या कहेंगे, जो अगर 4% है तो 10% है तो इसमें कहेंगे 20% तक इसमें कहेंगे। अगर है जो कि हाइपर, इसको कहेंगे कि अगर मुद्रास्फीति की दर वार्षिक रूप से अगर 1000% या उससे ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे, हाइपर या भागती हुई मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन, वापस किसका पूछा है, मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं लिया जाता। भाई ध्यान रखना, सबसे पहले कोई क्वेश्चन आता है उसमें अंडरलाइन कर लो क्या का उस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। तो पूछ किसके बारे में रहा है, इन्फ्लेशन के बारे में, और कौन सा उपयोग नहीं किया जाता ये पूछा है। तो हमने पढ़ा है पूरा का पूरा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा मौद्रिक नीति और सरकार द्वारा राजकोषीय नीति जारी की जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि CRR SLR बिल्कुल है, मौद्रिक जो सरकार RBI की जो मौद्रिक नीति होती है इसमें CRR SLR है। दूसरा रेपो रेट रिवर्सल, ये भी मौद्रिक नीति का हिस्सा है। तीसरा सीमांत स्थायी दर जो हमने पहले पढ़ा था MSR, उसको ये भी है। अगला है GDP डिप्लेटर, ये नहीं है। तो ये सर ये GDP डिप्लेटर क्या है, जब हम मुद्रास्फीति पढ़ेंगे तो मुद्रास्फीति माप में 2-3 चीजें होती है। पहला होता है WPI अभी पढ़ा, फिर CPI होता है और इसके अंतर्गत एक मापन होता है वो होता है GDP डिप्लेटर, जो नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP, नाम मात्र की GDP और वास्तविक GDP को अगर 100 से गुणा कर देंगे तो वो ये क्या आ जाएगा, GDP डिप्लेटर। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि GDP डिप्लेटर क्या होता है या फिर इसकी परिभाषा क्या होगी, तो नॉमिनल GDP में अगर रियल GDP का भाग देते हैं और 100 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा GDP डिप्लेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंपनियां प्रौद्योगिकी की सहायता से व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभिकल्पना क्यों अपनाती है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ग्राहकों की मांग एवं अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी व्यवसाय है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करती है, जो भी व्यवसायिक कंपनियां होती है वो टेक्नोलॉजी को यूज क्यों करती है। तो ग्राहकों की मांग है, अपेक्षा बढ़ गई, बिल्कुल सही। ग्राहक क्या चाहते हैं, सबसे पहले चेक करना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है। तो दूसरा सही है।
कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़त प्रदान करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, प्रतिस्पर्धा के लिए। दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण के साथ परिवर्तन की गति भी तेज हो गई है। और चौथा ऑप्शन, ये कुछ मुझे लगता है कि अगर आपने बिल्कुल भी कॉमन सेंस का यूज किया तो भी ये हो जाएगा। इकोनॉमी के भाई कुछ ऐसे होते हैं जो हम कॉमन सेंस के सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, तो इनको क्या हमें ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का सबसे अस्थिर हिस्सा कौन सा है? सरकारी प्रतिभूति, वाणिज्यिक बिल, कॉल मनी मार्केट और जमा प्रमाण पत्र। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर, कॉल मनी मार्केट। अब सब ये क्या होती है कॉल मनी मार्केट? जो पहले की क्लास थी उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। कॉल मनी मार्केट में क्या होता है कि जो रोजमर्रा के दौरान किसी बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, प्रतिदिन के जो लेन देन होती है उसमें, और किसी बैंक के पास क्या हो जाता है, पैसा कम हो जाता है। तो जो जिसके पास पैसा कम हो जाता है ना, वो क्या करता है कि दूसरे जिसके पास पैसा ज्यादा होता है उस बैंक को फोन करता है कि सर मुझे इतना रुपए चाहिए, ठीक है। और वहां पर भी डिसाइड हो जाता है कि कितने दिन के लिए चाहिए, उसकी रेट क्या होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगी, वो सारा का सारा फोन पे कॉल पे डिसाइड हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉल मनी मार्केट। और कॉल मनी मार्केट क्या होता है, सामान्यतः 1 दिन में होती है और अधिकतम ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 से 14 दिन के लिए होती है। अब ये क्या कहते हैं अस्थिर हिस्सा क्यों है? अस्थिर इसीलिए है कि नहीं पता कि कल कौन से बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा या सभी बैंकों के पास पैसा हो सकता है बराबर हो, तो ये फिक्स नहीं, कुछ भी इसमें कुछ भी स्टेबल नहीं है। इसीलिए ये क्या हो गया, इसको क्या कहा जाता है, सबसे अस्थिर कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कॉल मनी मार्केट है वो है लंदन का, जिसको लिबोर कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा अगर पूछ ले तो वो है मुंबई का। दुनिया का कौन सा है, लंदन का। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। फिर अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना ने किस उसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था, तेज एवं अधिक समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, 2007 से 2012 तक। पिछली जो क्यूबिट सीरीज थी उसमें हमने पूछा था कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा है, और इसका ये 11वीं का, तो ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये आरएस प्री में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पे कह रहा है कि मुद्रास्फीति दर बढ़ जाती है यदि, ये कह रहा है कि सबसे पहले ध्यान रखना ये सीपीआई क्या होता है। सीपीआई में हम बेसिक देख लेते हैं कि जितनी भी वस्तु और सेवाएं होती है, या फिर मान लो स्पेशली इसमें खाद्यान्न को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। ये मुद्रास्फीति मापन का एक सूचकांक है, और इसमें जब कुल सूचकांक है उसका लगभग 45% किसका है, खाद्यान्न के बारे में, इसमें वेटेज ज्यादा दिया गया। तो ये पूछ रहा है कि जो सीपीआई है उसमें अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी, इसका कारण क्या है। इसमें मुद्रास्फीति इसके पास जो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो खाद्यान्न है ये महंगे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, इस क्वेश्चन पूछने का मतलब ये। तो क्यों हो जाएंगे, हम देखते हैं। पहला, ब्याज दरें कम हो जाती है, रिवर्स कम हो जाता है, जो वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ जाता है और रेपो रेट बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बैंक दर जब कम हो जाती है। अब बैंक दर कम होने से खाद्यान्न या फिर सीपीआई में मुद्रास्फीति कैसे बढ़ेगी। मान लो बैंक दर है, बैंक दर पहले है 10%, और क्या किया आरबीआई ने बैंक दर को कम करके कर दिया कितना, 7%। अब क्या हो गया कि 10% जब था तो आरबीआई बैंकों के पास पैसा है जो कि लोन में या ऋण में देने के लिए लोगों के पास इनकी उपलब्धता कम थी। मतलब पहले क्या 100 में से कितना 90 रुपये, मान लो कुल बैंक के पास 100 रुपए है और 10% क्या हो गया बैंक रेट हो गई। फिर ठीक है, फिर क्या हो गया इस बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। अब जब इंटरेस्ट रेट है, बैंक दर है, वो कम कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा और उसकी दर भी कम होगी तो बैंक क्या करेंगे, जनता को सस्ता लोन देंगे। और जब जनता को सस्ता लोन देंगे तो क्या हो गया, जनता के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। और जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है और उसके कंपैरिजन में वस्तु है सेवाओं का अगर उत्पादन उतना नहीं होता है तो क्या होती है, मुद्रास्फीति आती है। तो ये इसमें है।
बैंक दर कम हो गई, इसका मतलब बैंकों के पास पैसा ज्यादा, बैंकों के पास पैसा ज्यादा तो बैंकों ने जनता को कम ब्याज दरों पर पैसा देना शुरू कर दिया। और जब जनता के पास ज्यादा पैसा गया तो क्या किया, जनता ने मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदने का प्रयास किया, और जब खरीदने का प्रयास किया तो क्या हो गया, मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। जो सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है वो लखनऊ में। और सिडबी की स्थापना कब हुई, 1990 में हुई। और भारत में जो एमएसएमई है, एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए ये वित्त की व्यवस्था करने वाली प्रमुख एजेंसी है। तो इसका मुख्यालय, क्योंकि ये लखनऊ में, बाकी सब बैंकों के लगभग मुंबई या दिल्ली में होते हैं, तो ये ध्यान रखना सिडबी का। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति क्या है। प्रभावी मांग को नियंत्रित करने का अप्रत्यक्ष उपाय, राजकोषीय नीति के विपरीत राजकोषीय नीति के लिए उपयोगकर्ता पूरक और देश के कुल व्यय का अनुमान लगाने की नीति। तो जो मौद्रिक नीति होती है वो राजकोषीय नीति के लिए उपयोगकर्ता पूरक होती है। कैसे होती है उपयोगकर्ता, अब देखो जो राजकोषीय नीति होती है और मौद्रिक नीति होता है, दोनों का अल्टीमेट टारगेट क्या होता है कि मुद्रास्फीति को किसी भी प्रकार नियंत्रित किया जाए, सरकार कम से कम पैसा खर्च करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। ठीक है, ये दोनों का अल्टीमेट टारगेट होता है। तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति पूरक कैसे होती है कि राजकोषीय नीति में क्या होता है, सरकार जो कर की व्यवस्था करती है या अपने आय और व्यय की व्यवस्था करती है। और मौद्रिक नीति में क्या होता है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत जितने भी दरें होती है उनको बढ़ाया या घटाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, मौद्रिक नीति इसकी पूरक हो गई। पूरक कैसे हो गई कि मान लो मार्केट में पैसा ज्यादा है, मार्केट में पैसा ज्यादा है, ये जैसे इसमें लिखा है कि रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। करेक्ट हो गया। कैसे कि मार्केट में अगर धन ज्यादा है तो फिर क्या करेगी, जो रिजर्व बैंक है वो ब्याज दरों को बढ़ा देगी। अगर मार्केट में धन कम है, पैसा कम है, तो रिजर्व बैंक ब्याज दरों को कम कर देगी। मतलब पैसों को कम या ज्यादा बढ़ाने का काम क्या कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। आरबीआई क्या करता है, ये देखो, रिजर्व बैंक ब्याज दरों को कम करके अर्थव्यवस्था में नकदी के अनुपात को बढ़ाता है और ब्याज दरों को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में नकदी के अनुपात को घटाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, राजकोषीय नीति का क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। तो अगर राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बारे में बेसिक जानकारी थी तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के विभिन्न प्रमुख समष्टि आर्थिक दरों के संबंध में कौन सा सूत्र सही है। जीडीपी का पूछा है कि जीएनपी माइनस एनएफआई। दूसरा पूछा जीएनपी का क्या होगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। फिर है नेशनल इनकम प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी बराबर जीएनपी। और फिर उपयोग सभी। एक बार के लिए अभी कर लो, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो ये सारी अभी, क्योंकि एक टॉपिक लेके ये बैठ जाएंगे जीडीपी, तो आधा घंटा इसमें लग जाएगा। तो हम अभी क्या करेंगे, जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत ये सारा पढ़ लेंगे, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीजी सारी की सारी, एनएनपी वगैरह। ठीक है, अगला सर्किट ब्रेकर सिस्टम T1 ASBA जैसे शब्द किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारे शेयर बाजार से। अब शेयर बाजार में ये वर्ड क्या होता है, इनका अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है सर्किट ब्रेकर सिस्टम। आप में से अधिकांश लोगों ने ये नहीं सुना होगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है सर्किट ब्रेकर सिस्टम में। क्या आपने एक नाम सुना होगा, हर्षद मेहता घोटाला। इसके बारे में एक वेब सीरीज भी आई थी हर्षद मेहता वाली। ठीक है, तो हर्षद मेहता घोटाले में उसके बाद में ये लागू किया था। इसमें क्या होता है कि मान लो किसी व्यक्ति ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है और किसी शेयर की अगर अचानक से कीमत बढ़ जाए या अचानक से कीमत घट जाए, मतलब, और वो भी एक फिक्स लिमिट से ज्यादा, मतलब सीमा से ज्यादा। मान लो किसी शेयर की कीमत अगर 10 रुपए है और अगले महीने, अगले मिनट ही उसकी कीमत बढ़ के 1000 रुपये हो गई, तो ये क्या होगी, अचानक वृद्धि हो गई और वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई। मान लो किसी शेयर की कीमत 2000 रुपये है और अचानक उसकी कीमत बहुत ज्यादा कम हो गई। मान लो 2000 का रुपये था शेयर और उसकी कीमत बढ़कर कम होकर 50 रुपये हो गई। तो उस दौरान क्या करते हैं कि जो सेबी ने नियम बनाया है उसको कहते हैं सर्किट ब्रेकर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि अगर इस प्रकार का शेयर में अत्यधिक उतार या चढ़ाव होता है तो उस दौरान जो ट्रेडिंग की जाती है वो क्या की जाती है, बंद की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर T1 सिस्टम। T1 सिस्टम ये हो गया कि अगर कोई लेन देन हो गया, वास्तविक लेन देन हो गया,
तो एक दिन के अंदर कहता है वो जो भी सारी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाना चाहिए। फिर ASBA सिस्टम, ASBA सिस्टम का फुल फॉर्म है वो है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर कंपनी है वो अपने IPO जारी करती है, तो वर्ड आ गया IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब भी कोई भी कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर जारी करती है तो उसको क्या कहेंगे, IPO। मान लो रिलायंस ने पहली बार शेयर जारी किए तो वो क्या हो गया, रिलायंस का IPO। और जो पहली बार शेयर जारी करने के बाद में जो शेयर जारी किए जाते हैं उसे FPO कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो जब कोई भी कंपनी IPO जारी करती है, मान लो आज रिलायंस ने IPO जारी किए और मुझे लगता है कि मुझे उनके शेयर खरीदने चाहिए, तो मैंने क्या किया, रिलायंस के शेयर खरीद लिए, कितने, 2 लाख रुपए के, मान लो रिलायंस के मैंने शेयर खरीद लिए। अब जो शेयर खरीदने के बाद में जो पूरा प्रोसीजर होता है उसमें लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। वास्तविक लेन देन में क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है। जो शेयर आवंटित होता है IPO में उसमें टाइम लगता है, कितना, 2 से 3। तो मैंने क्या किया, 2 लाख रुपए किसको दे दिए, रिलायंस को। अब रिलायंस ना तो हम मुझे क्या शेयर दे रहा है और ना ही क्या करे उस पैसे पे ब्याज दे रहा है। तो इस अंतराल में यह किया गया कि सेबी ने यह नियम निकाला है कि जब कोई IPO खरीदेगा, पहली बार जो शेयर मार्केट में शेयर है उसको खरीदेगा, तो उसने मान लो खरीद लिया, तो उसके अकाउंट से पैसा कब कटेगा, जब वास्तव में शेयर उसके पास आ जाएगा, ताकि वो जो 2-3 महीने में उसको ब्याज वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था उसका नुकसान ना हो। तो ये वर्ड किससे संबंधित है, शेयर मार्केट से। अगला क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ही नए वर्ड लग रहे हैं आप लोगों को, पर अब इकोनॉमी में जो है, और मुझे लगता है आपको भी शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा सेंसेक्स बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मुद्रा बाजार में कारोबार होता है। जो मुद्रा बाजार है इसके बारे में, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, G-सेक, सरकारी प्रतिभूति, नकद प्रबंध बिल। तो कौन सा कथन सही हो गया, 1, 2 और 4। क्योंकि जो सरकारी प्रतिभूति है उसका मौद्रिक जो बाजार होता है, मुद्रा बाजार होता है, उसमें कारोबार नहीं होता है। ये हमने पहले की क्लास में पढ़ा था, ठीक है। उसमें यह कहा गया था कि मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां हैं उसको ना तो खरीदा जाएगा और ना ही बेचा जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, वित्तीय निवेश की भाषा में बुल क्या है। 2 वर्ड आते हैं वित्तीय निवेश में, एक आता है बुल एंड एक आता है बियर। बुल एंड बियर, बुल का मतलब हिंदी में होता है तेजड़िया, तेजड़िया, और बियर का हिंदी में मतलब होता है मंदड़िया, ठीक है। तो बुल पूछा है, तो बुल होता है क्या करता है, मार्केट में तेजी लाता है, तेजी लाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आशावादी सट्टेबाज है जो उम्मीद करता है कि शेयर की कीमत बढ़ेगी इसलिए शेयर खरीदता है। मतलब इस जो शेयर धारक को या निवेशक को ये लगता है कि मैं ये शेयर खरीदूंगा इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि इन फ्यूचर इसकी कीमत बढ़ेगी, तो ये आशावादी होते हैं। दूसरे होते हैं निराशावादी, जिसको कहते हैं बियर, मंदड़िया। तो ये निराशावादी और इनको लगता है कि उस शेयर की कीमत मार्केट में कम होगी इसलिए वो क्या करते थे, शेयर को बेच देते हैं। तो ये जो मंदड़िया होते हैं, बियर होते हैं, ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे अगर शेयर बेच देंगे तो शेयर मार्केट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और जो मंदड़िया जो बुल होते हैं, तेजड़िए, ये इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी में तेजी लाते हैं। तो ये आंसर हमारा कौन सा हो गया, बुल का पूछा है 3 नंबर। अगर कुछ ये भी पूछ सकता है कि बुल और बियर किससे संबंधित है, तो आप क्या कहोगे कि बुल और बियर है जो कि शेयर मार्केट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत का पूछा है, बॉन्ड के बारे में पूछा है। पहला बॉन्ड है कि पांडा बॉन्ड क्या होता है, चीन के अंदर जारी किए गए रेनमिनबी, जो चीन की मुद्रा है उसका नाम क्या है, रेनमिनबी या युआन। मूल्य वर्ग के बॉन्ड गैर चीनी द्वारा चीन से पैसे उधार लेने के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। जब बॉन्ड पढ़ेंगे तब पूरा पढ़ लेंगे इसको क्या होता है। फिर मसाला बॉन्ड, भारत के अंदर जारी किए जाने वाले रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड गैर भारतीय द्वारा भारत से पैसा उधार लेने के लिए, नहीं ये गलत हो गया। अगला महाराजा बॉन्ड, भारत के बाहर जारी किए जाने वाले रुपए मूल्य वर्ग के बॉन्ड, भारतीय कंपनियों के लिए उधार दिए जाने वाले बॉन्ड, तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा है।
जो मसाला बॉन्ड होता है ये भारत के बाहर के लोगों के लिए किया जाता है, और जो महाराजा बॉन्ड है वो भारत के अंदर के लोगों के लिए किया जाता है। फिर एलिफेंट बॉन्ड, जो जिस व्यक्ति ने घोषित कर दिया कि मेरे पास काला धन है, तो उसके विरुद्ध कौन सा बॉन्ड जारी किया जाता है? एलिफेंट। और ग्रीन बॉन्ड है, दुनिया का पहला ग्रीन बॉन्ड विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखना, ग्रीन बॉन्ड विश्व का पहला किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या हो गया है? जो पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाएं हैं, सतत विकास से संबंधित परियोजनाएं हैं, उसके संबंध में हम बॉन्ड क्या खरीद सकते हैं। तो उसमें पूछा कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा हो गया भाई? बी और सी। तो आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन, मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा किया जाता है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ध्यान रखना, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अब ये कुछ सूचकांक है, एक बार ध्यान से इनको देख लेना, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस प्रकार के सूचकांक। विश्व बैंक द्वारा जो सूचकांक, हो सकता है ये मेंस में पूछे जाए कि विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले किन 2 सूचकांकों के नाम, या आईएमएफ द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सा है? वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, मानव पूंजी सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विश्व विकास रिपोर्ट, प्रेक्षण रिपोर्ट, जीवन सुगमता रिपोर्ट। और आईएमएफ द्वारा विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और जो विश्व आर्थिक आउटलुक है वो जारी किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा हमने पढ़ लिया एचडीए, और जो लैंगिक असमानता रिपोर्ट है वो। फिर विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ये हमने पढ़ लिया था कि इसमें भारत की क्या रैंक है और प्रथम कौन है और लास्ट कौन है। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये इंडेक्स है, जितने भी सूचकांक है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, इनको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से आपको याद कर लेना चाहिए। अगला है, भारत में आर्थिक नियोजन से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं के बारे में सही मिलान कीजिए। क्या पूछ रहा है? पहला है कि भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि जो भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक है वो किसने लिखी? विश्वेश्वरैया ने। फिर बॉम्बे प्लान जेआरडी टाटा और बिरला का 1944 से संबंधित, बिल्कुल सही है। तीसरा है गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना किसकी थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल की थी। और जन योजना पीपुल्स प्लान किसका था? एम.एन. रॉय का। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत। फिर सर्वोदय योजना बिल्कुल जयप्रकाश नारायण की। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए? सी एंड डी गलत हो गया। तो सही पूछा है, सही कौन सा हो गया? ए, बी और ई। पहला स्टेटमेंट ही सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में एलपीजी सुधार के बाद की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? एलपीजी के सुधार, जो हमने निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण अपनाया था, जिसको हमने पहले पढ़ा था कि मनमोहन नरसिम्हन मॉडल, जो नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे, तो नरसिम्हा और मनमोहन मॉडल कहते हैं। उसमें क्या हुआ था कि केंद्रीय बैंकों के क्षेत्र के उद्यमों को अपेक्षाकृत अधिक परिचालन स्वतंत्रता, बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले हमारी जो औद्योगिक नीतियां थे उसमें भारत के जो अधिकांश बड़े जो उद्योग थे वो है जो कि सरकार के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व थे। तो अब ये रिजर्व कम हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, शराब, तंबाकू, औद्योगिक विस्फोट आदि के उत्पादन के लिए आवश्यक लाइसेंस की अब जरूरत नहीं है। ये गलत है। आज भी इन उत्पादों के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत होती है। वर्तमान में लगभग कितने 5 उत्पाद है जिनके लिए हमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। कौन कौन से? एक शराब से, तंबाकू से, औद्योगिक विस्फोट से, अगर कोई केमिकल होता है, चौथा केमिकल से, और जो रक्षा उपकरण होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा, केवल परमाणु ऊर्जा एवं रेलवे क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। दूसरा, आरबीआई द्वारा एसएलआर आवश्यकता में वृद्धि की, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जब एलपीजी था उससे पहले आरबीआई द्वारा एसएलआर के रूप में 40% लिया जाता था। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना भी किसी भी बैंक के पास जितना पैसा होगा उसका लगभग 40% बैंक को किसके पास देना होता? सरकार को देना होगा, सरकार को देना होता था। परंतु एलपीजी के बाद में इसको कम करके लगभग कितना कर दिया है? 18%। तो ये स्टेटमेंट हमारा वर्धित नहीं हुई, क्या हुई है? कमी हुई। पहले 40 था, अब क्या हो गया? 18। तो क्या स्टेटमेंट पूछा कौन सा कथन सही है? तो कौन सा हो गया? पहला और तीसरा। तो आंसर हमारा 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरलता, लिक्विडिटी को अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? लिक्विडिटी हमने खूब बार पढ़ा है। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया?
कि एक पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी होती है या शेयर होती है उसको लिक्विडिटी कहते हैं, या फिर दूसरे भाषा में कहें जो पैसा होता है उसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। ठीक है, और इस लिक्विडिटी में क्या होता है, हमने मान लो कोई शेयर खरीदा है, तो शेयर हमारे वो भौतिक रूप में फिजिकली हम उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे अकाउंट में रहता है। तो हम तरलता को क्या करते हैं, नकदी में भी निकाल सकते हैं। हमने शेयर क्या किया, शेयर हमारे पास है, मान लो हमने शेयर को क्या बेच दिया, पैसे आए अकाउंट में, और उस अकाउंट से पैसे को हम क्या किया, नकदी में उधार दिया, और उसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई भी जो शुल्क है वो नहीं देना पड़ रहा। वो क्या हो गई, तरलता, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब सीधे भाषा में कहें तो जो पैसा होता है मार्केट में उसको क्या कहेंगे, लिक्विडिटी। तो कौन सा हो गया, वह सरलता जिसके द्वारा किसी परिसंपत्ति को बिना किसी महत्वपूर्ण मूल्य हानि के नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। अभी पढ़ा कि उसको हम नकदी में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, तरलता। ऑप्शन 1 सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड्स संस्थान के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय पूरी दुनिया है वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी। तो विश्व के प्रमुख जो नेता उन्होंने ये तय किया कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी से उभरने के लिए और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए कुछ हमें उपाय किया जाना चाहिए। तो उसी क्रम में 1944 में क्या हुआ था कि जो अमेरिका का शहर है ब्रेटन वुड्स, वहां पर एक मीटिंग हुई और वहां पर कुछ निर्णय लिए गए। उसमें क्या था, एक तो था IMF की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ब्रेटन वुड्स में किसमें क्या बनाया था, एक तो IMF, एक फिर विश्व बैंक IBRD। अगर एग्जाम में विश्व बैंक की जगह ये वर्ड मिल जाए IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो विश्व बैंक को IBRD भी कहा जा रहा है क्योंकि विश्व बैंक की 5 शाखाएं होती है और मूल शाखा ये है। तो अगर एग्जाम में IMF और IBRD हो जाए कि ब्रेटन वुड्स इनको सिस्टर कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा हो गया। तीसरा हो गया विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड WTO, नहीं, इसमें कौन सा था, ITO। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया, परंतु वो वास्तव में कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाया। ब्रेटन वुड्स में यह तय किया गया था कि ये 3 संस्था हम स्थापित करेंगे, IMF, IBRD या वर्ल्ड बैंक, और तीसरा ITO। परंतु ITO संस्था है वो कभी अस्तित्व में नहीं है। इसका कारण यह था कि जो अमेरिकी जो पार्लियामेंट थी, संसद थी, उसने इसको कभी पारित ही नहीं किया, और उस समय पूरी दुनिया में किसका प्रभुत्व था, अमेरिका का। ठीक है, तो ये ब्रिटेन वुड्स में आगे विश्व आर्थिक मंच नहीं है। तो कौन सा कूट सही है, तो सही कौन सा हो गया, 1 और 2, क्योंकि ये WTO नहीं है, WTO तो बाद में अस्तित्व में है, उस समय सिर्फ ITO था। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि ब्रिटेन वुड्स में कौन कौन शामिल है, तो ये 3 है, ध्यान रखना भाई, IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर IBRD, और तीसरा हो गया ITO। ये ब्रेटन वुड्स में स्थापित किए गए थे। तो आंसर हमारा 1 हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर उछाल सरकार को कर दर तय करने में मदद करता है, और कर उछाल जितना अधिक होगा कर प्रणाली की दक्षता उतनी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। कर उछाल का मतलब हो गया कितने ज्यादा से ज्यादा कर का जो क्षेत्र है वो अगर व्यापक हो जाएगा, मतलब पहले 100 लोग टैक्स देते थे, अब टैक्स देने वाले लोगों की संख्या मान लो 150 होगी, तो उससे क्या हो गया कि कर प्रणाली की दक्षता बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि दक्षता ज्यादा हो जाएगी, लोगों को ये भी नहीं लगेगा कि पैसे हम ज्यादा दे रहे हैं, ये भी नहीं होगा। और दूसरा होगा सरकार को कर दरें तय करने में मदद मिलती, तो बिल्कुल सही बात है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो भागती हुई मुद्रास्फीति है, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। भागती हुई मुद्रास्फीति कौन सी होती है, वह मुद्रास्फीति जो अनियंत्रित होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लगभग 1000 वार्षिक रूप से 1000% तक हो जाती है, उसको क्या कहेंगे हम, भागती हुई मुद्रास्फीति। तो इसका कौन सा हो जाएगा, यह अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि है। स्टेटमेंट दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंगे सर विचार, क्या विचार करना है। ये कुछ बॉन्ड दी हैं और कौन सी मुद्रा में ये जारी होते हैं ये देखा है। तो पहला बॉन्ड है फॉर्मोसा। जो फॉर्मोसा बॉन्ड है ये है जो कि ताइवान द्वारा जारी किया जाता है, और इसकी क्या पूछा है, मूल्यांकित मुद्रा, नया ताइवान डॉलर, ये इसकी मुद्रा नहीं है। ये जो ताइवान देश द्वारा फॉर्मोसा बॉन्ड जारी किया जाता है, जो नई ताइवान डॉलर है, इसके अलावा जो भी अन्य मुद्रा है उसमें जारी किया जाता है। तो पहला गलत।
दूसरा मसाला बॉन्ड, अभी हमने पढ़ा जो इंडिया के विदेशों के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। पांडा अभी पढ़ा, रेनमिन भी युआन जो चाइना के उसमें किया जाता है, और महाराजा ये भी रुपए में किया जाता है। तो कौन सा कूट सही है, तो कौन सा हो गया 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किया गया डिजिटल शक्ति 4.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डिजिटल शक्ति अभी 4.0 जो है, जो कि भारत सरकार ने लॉन्च किया, उसका क्या उद्देश्य क्या है? नीति आयोग ने इसे अटल इनोवेशन मिशन के इसी क्रम में लॉन्च किया? नहीं, इसका उद्देश्य डिजिटल मोर्चे पर महिलाओं के बारे में जागरूकता स्थापित करना है, बिल्कुल सही है। तो अगर पूछ ले डिजिटल शक्ति 4.0 क्या है, तो डिजिटल के क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करना, जो महिलाओं के साथ साइबर अपराध हो रहे हैं उनके प्रति महिलाओं को जागरूक करना डिजिटल शक्ति 4.0 का है, प्रमुख पर्पज है हमारा। अगला क्वेश्चन, मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई ये मिशन लाइफ है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है मेंस में हमें कई आंसर लिखें तो इसमें मिशन लाइफ का हम जिक्र कर सकते हैं। जहां पर भी भारत के लिए जलवायु परिवर्तन की बात आएगी तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। अब मिशन लाइफ क्या है? पहला तो वर्ड है लाइफ, तो लाइफ का फुल फॉर्म हो जाएगी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये क्या हुआ था कि जो COP 26 हुआ था, COP 26 कहाँ हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। कब हुआ था? COP 26 हमारा हुआ था 2021 में। उसमें भारत सरकार द्वारा जो लाइफ मिशन लाइफ है ये पेश किया गया था। मिशन लाइफ का मतलब होता है कि मानव को पर्यावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली को अपनाना। ये हो गया लाइफ स्टाइल एंड जीवन शैली किसके अकॉर्डिंग? इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रति। मतलब मानव और प्रकृति के मध्य क्या हो जाएगा? अधिकतम सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंध, मानव प्रकृति सामंजस्य। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अंतरिम बजट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि अभी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया, अभी हमने पढ़ा अंतरिम बजट क्या होता है। अंतरिम बजट क्या होता है? नई सरकार बनने तक सरकार को चालू रखना, जब तक नई सरकार नहीं बनेगी तब तक जो सरकारी व्यय है खर्च करने के लिए, उसके लिए क्या किया जाता है? अंतरिम बजट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमों को कितना ऋण, कितने महिलाओं को है जो कि मुद्रा ऋण दिया गया है? तो ये लगभग 30 करोड़ है जो कि महिलाओं को मुद्रा ऋण दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, 2015 में शुरू हो गई थी। जो लघु उद्योग है उसमें है जो कि स्पेशली महिलाओं को इसमें लोन दिया जाता है। जो कुल लोन दिया गया अभी तक उसका लगभग 69% है वो महिलाओं को लोन दिया गया है। इसमें लोन 3 प्रकार का होता है, हमने पढ़ा है। पहले कौन कौन सा है भाई, जल्दी से बता दो। शिशु, किशोर और तरुण एक बार पढ़ चुके हैं, अब वापस देख लेते हैं और रिवाइज कर लो। 50,000 तक, इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक, और इसमें क्या हो गया 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। तो हो सकता है फ्री में ये मैचिंग वाला मिलान वाला क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि जो केंद्रीय बजट 2024 है उसके बारे में पूछा है कि केंद्रीय बजट 2024 अंतरिम में पूछा है, भारत सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाएगा जो विकास को बढ़ावा देगी और उसे बनाए रखेंगी। यह किस सिद्धांतों पर आधारित है? तो जो सुधार, निष्पादन और परिवर्तन, ये 3 सिद्धांत है, इस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञा पंच प्रण के अंतर्गत नहीं आती है? तो अभी मोदी जी ने जो लाल किले से भाषण दिया था उसमें पंच प्रण प्रतिज्ञा के बारे में जिक्र किया था। क्या है? विकसित भारत का लक्ष्य बिल्कुल है। गुलामी की मानसिकता को दूर करना बिल्कुल है। अपनी सैन्य लड़ाइयों और जीत पर गर्व करना, ये इस पंच जो प्रण इसमें शामिल नहीं है। एकता एवं अखंडता के लिए पूरा जीवन समर्पित करना, ये इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, क्या हो गया पंच प्रण। इसमें 3 ये हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा क्या हो गया? जो नागरिक हैं उनको अपने कर्तव्य है, नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होना, और हमें अपनी जो परंपरा है, जो हमारी परंपरा है उस पर क्या करना?
गर्व करना, ये पंचप्राण प्रतिज्ञा का। और पंचप्राण प्रतिज्ञा क्यों है? विकसित भारत के लिए ये पंचप्राण प्रतिज्ञा है वो शुरू की गई, जो आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है उसमें किया गया है। तो हो सकता है ये पंचप्राण मेंस में पूछ ले कि पंचप्राण क्या है 2 नंबर में, तो ये 5 प्राण ध्यान रखना। 3 ये हो गए, नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना, और दूसरा है हमारी परंपराओं पर क्या गर्व करना। और 3 ये हो गए, ठीक है, पहला दूसरा 3। तो कौन सा शामिल नहीं है? तीसरा शामिल नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पीएम जनमन योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। पीएम जनमन, क्योंकि अपने क्या पढ़ते हैं? पीएम जन धन। ये जन धन नहीं है, ये क्या है? इस बार हर बार मोदी जी धन की बात नहीं करते, इस बार मन की भी बात कर रहे हैं। तो ये वो मन है, और मन का प्रमुख उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह तक पहुंचना। जो आदिवासी समूह है उनके विकास की मुख्य धारा में लेके आना, उनको रोजगार देना, कौशल विकास देना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्रदान करना इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, 2024-25 के अनुसार में राजकोषीय घाटा जीडीपी का होने का कितना अनुमान है? तो जो 2024-25 है उसमें जीडीपी का राजकोषीय घाटे का अनुमान है वो 5.1% है, ध्यान रखना। अब इसमें 2 फैक्ट याद है, एक तो जो अभी बजट, जो अंतिम बजट पेश किए गए उसमें अलग प्रावधान है, और जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसमें अलग है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि जो भारत सरकार का बजट 2024-25 पूछे, तो उसमें लिखते हैं आपको 4.9% बताना है जो प्रेजेंट में। अगर पूछ ले कि अंतरिम बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना? 5.1%। तो यहाँ एक अंतरिम बजट का मेंशन नहीं किया, वो ध्यान रख लेना। अंतिम जो अभी 2024, सिर्फ कुछ भी अगर वर्ड यूज नहीं हो, अंतरिम या अंतिम, तो उसमें क्या करना है? हमें 4.9 ही करना है। और पर्टिकुलर अगर अंतरिम पूछ ले तो उसमें 5.1% करना है। अगला क्वेश्चन, अविस्फीति को ठीक करने के लिए, अविस्फीति यानी जो हमने पहले पढ़ा है डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन को हम कैसा सही कर सकते हैं? डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन यानी वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में कमी हो जाती है। यानी जो मुद्रास्फीति का जस्ट उल्टा हो गया, मुद्रास्फीति की जो नकारात्मक दर हो गई वो क्या कहलाती है? अपने डिफ्लेशन कहलाती है। तो मतलब क्या हो गया? अब वस्तु एवं सेवाओं की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वस्तु और सेवाओं की कीमत कब होती है? जब जो कि मंदी का दौर होता है। और मंदी का दौर कब होता है? जब मार्केट में पैसा नहीं होता है। तो मार्केट में पैसा जनरेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन का मतलब ये है। तो हमें मंदी से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? प्रतिभूतियां, जो सिक्योरिटीज है वो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खरीदी जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिभूतियां वाणिज्यिक बैंकों के कब्जे में नहीं, प्रतिभूतियां केंद्रीय बैंक द्वारा खरीदी जाती है। क्योंकि जितनी भी जो सिक्योरिटीज होती है वो कौन खरीद सकता है? केंद्रीय बैंक, यानी भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खरीद सकता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? जो प्रतिभूति है, मान लो मार्केट में प्रतिभूति है, प्रतिभूति कोई भौतिक वस्तु नहीं होती है, ठीक है, वो डिजिटल रूप में होती है अकाउंट में। तो मान लो किसी मार्केट में पैसा नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? अब उस प्रतिभूति को खरीद लेगी। खरीदी गई तो क्या हो गया? लोगों के पास पैसा जाएगा, और जब लोगों के पास पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो मंदी की स्थिति है उससे बाहर निकलने में हमें मदद मिलेगी। तो अविस्फीति को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा है जो कि प्रतिभूतियां खरीदी जाती है। और अगर इसका उल्टा आ जाएगा, अगर मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? तो प्रतिभूतियां हैं केंद्र सरकार द्वारा बेची जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का लक्ष्य है नेट जीरो। नेट जीरो के बारे में हमने पहले पढ़ा है। 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त करना है। जो भारत का पंचामृत सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है। जो हमारा अद्यतन INDC है उसमें हमने पहले पढ़ा था कि 5 कौन कौन से वो सिद्धांत थे, वो पढ़े थे। तो कब है? 2017 तक। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024 अंतरिम वक्तव्य के अनुसार 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे जो कॉरिडोर है वो लागू किए जाएंगे। कौन सा कॉरिडोर नहीं है? तो पहला है बंदरगाह है, उच्च यातायात भी है, और हवाई अड्डा गलियारा नहीं है। तो ऑप्शन
4 से हो गए। इस बार जो मेंस का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया, तो हाल ही में सरकार ने जो अंतरिम बजट है उसमें 3 प्रकार के जो गलियर बने उनके नाम पूछे थे और ये तीनों यहाँ ये रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लखपति दीदी की सफलता से उत्साहित होकर लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया है? 3 करोड़। लखपति दीदी योजना क्या है? इसमें जो महिलाएं हैं उनको स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके माध्यम से उनमें कौशल विकसित किया जाता है। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज दे दी जाती है और उसमें वो फिर महिलाएं क्या करती है, काम करती है, उनको स्वरोजगार मिलता होता है। और स्वरोजगार मिलने का इसमें टारगेट यह है कि प्रत्येक महिला है उसको कम से कम उनकी वार्षिक आय वो 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। इस 1 लाख होगी तो वो क्या हो जाएगी? लखपति। ठीक है, तो लखपति में वर्तमान में कितना बढ़ा गया? 3 करोड़ कर दिया है, पहले 2 करोड़ था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024 अंतरिम वक्तव्य के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को कब तक बढ़ाया जाएगा? फिर इसमें क्या है? जलीय कृषि उत्पादकता को मौजूदा 3 से 5% हेक्टेयर, इनका टारगेट क्या है जो मॉडिफाई में वो पूछा है। फिर निर्यात को दुगुना करके 1 लाख करोड़ करना, बिल्कुल सही है। और निकट भविष्य में 55 लाख रोजगार के अवसर है जो कि मत्स्य क्षेत्र में सर्जित करना, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारे 4 स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन, टीकाकरण के प्रबंधन एवं मिशन इंद्रधनुष के तीव्र प्रयासों के लिए नव डिजाइन किए गए प्लेटफॉर्म को पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। तो जो टीकाकरण से संबंधित प्लेटफॉर्म है उसका नाम है यूविन। और इसमें है जो कि जो बच्चों को है जो कि टीकाकरण के है जो कि बारे में जानकारी दी जाती है कि ये टीके लगाए जाएंगे, कब लगाए जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे। और इसके तहत जो हमारा मिशन इंद्रधनुष है वो भी शामिल है। मिशन इंद्रधनुष जो 7 खतरनाक बीमारियों के टीके हैं वो इसमें शामिल है। प्रेजेंट में कितने कर दिए गए? इसमें 12 जो मिशन इंद्रधनुष में जो बीमारी है वो वर्तमान में शामिल है। तो 12 बीमारियों के टीके है जो कि मिशन इंद्रधनुष है उसमें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, रूफटॉप सोलराइजेशन योजना के बारे में कथन पर विचार करना है। मुफ्त सौर बिजली से घरों के लिए साला 15,000 से 18,000 रुपए तक की बचत और वितरण कंपनियों को अधिशेष बेचना, बिल्कुल सही बात। दूसरा, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, ये भी ठीक है। तीसरा, आपूर्ति और स्थापना के लिए बड़ी संख्या में विक्रेताओं के लिए उद्यमिता के अवसर, ये भी रूफटॉप जो सोलराइजेशन स्कीम है उसका पर्पज है। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024 अंतरिम वक्तव्य के अनुसार एसटीईएम पाठ्यक्रमों में लड़कियों या महिला नामांकित कितना हिस्सा है? तो एस का मतलब हो गया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और एम का मतलब हो गया मैथ्स। तो लगभग भारत की 43% महिला इसमें शामिल है। कितना? 43%। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो जो एसटीईएम पाठ्यक्रम है तो सबसे ज्यादा किस देश में है? अगर पूछे तो ध्यान रखना इंडिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डेयरी किसानों को समर्थन करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। खुरपका और मुंह पका रोग को नियंत्रित करने के लिए पहले से प्रयास चल रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन जो दुधारू पशु हैं उनकी उत्पादकता कम है। यह कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि भारत में जो पशुधन है वो बहुत है, परंतु जो पशुओं की जो दुधारू पशुओं की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो क्या है? कम है। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास करें, उसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल है? तो जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन है और डेयरी प्रसंस्करण और पशुपालन के लिए जो अवसंरचना निधि है, उन सभी को शामिल करके एक नई सरकार है जो कि नीति लेके आएगी। उसमें क्या हो जाएगा, जो दुधारू पशु है उनकी उत्पादकता को बढ़ाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत क्यूआर कोड, माई फास्टैग, एक फास्टैग पार्टनर और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली, उपयुक्त में से कौन सी तकनीक राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित की गई? तो राष्ट्रीय भुगतान जो निगम है उसके द्वारा भारत क्यूआर कोड और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली विकसित की गई। आंसर हमारा 1 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय सूची तक
को सबसे अच्छी तरीके से समझाता है। राजकोषीय शुचिता अभी पढ़ेंगे क्या होता है। सरकार के व्यय एवं प्राप्तियों के बीच अंतर को कम करना, अपेक्षित व्यय से विचलन, कुल प्राप्तियों में कुल संवितरण का अधिक होना और पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान में कमी। तो राजकोषीय शुचिता का मतलब होता है कि सरकार का जो राजस्व घाटा है उसको कम करना, मतलब सरकार का व्यय है वो कम करना और जो सरकार के आय है उसको बढ़ाने का प्रयास करना, मतलब जो राजकोषीय स्वास्थ्य है उसको क्या करना, हमें मजबूत या सुदृढ़ करना। तो क्या हो जाएगा, सरकार के व्यय और उसके प्राप्तियों के बीच में जो अंतर है, क्योंकि हमारा राजकोषीय घाटा ज्यादा है तो उस राजकोषीय घाटे को क्या करना, कम करना है, वो राजकोषीय शुचिता कहलाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार है। सरकारी खर्च में वृद्धि, बेरोजगारी दर में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, कौन सा कूट सही है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है ये क्या होती है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का मतलब हो गया कि मार्केट में जो वस्तुएं एवं सेवाएं हैं उसकी डिमांड बढ़ गई है और डिमांड बढ़ गई है और उसी के अनुपात में जो वस्तु एवं सेवाएं हैं उनका उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, मांग जनित मुद्रास्फीति। अब मांग जनित मुद्रास्फीति क्यों होगी, अब जब डिमांड ज्यादा अब डिमांड कब बढ़ेगी, जब मार्केट में खूब सारा पैसा होगा, पैसा ज्यादा होगा तभी तो लोग डिमांड करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि कौन सी जो कारक हैं जिनकी वजह से मार्केट में पैसा ज्यादा हो रहा है। तो पहला है सरकारी खर्च में वृद्धि। बिल्कुल, सरकार अपने खर्च में अगर वृद्धि कर देती है, मान लो सरकार, जैसे पहले पढ़ा था सार्वजनिक व्यय, जैसे सरकार कोई भी प्रकार की बुनियादी ढांचा जैसे सड़क बना ले, ब्रिज बना ले या फिर हॉस्पिटल, शिक्षा, इसके लिए अगर कुछ काम कर रही है तो क्या करेगी, उन पे पैसा लगाएगी। पैसा लगाएगी तो वहाँ काम करने वाले कंपनी और जो भी मजदूर है उनके पास पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो क्या करेंगे, वो मार्केट में जाकर मांग सर्जित करेंगे और मांग सर्जित करने से क्या हो जाएगा, मांग जनित महंगाई या मुद्रास्फीति है वो बढ़ेगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, बेरोजगारी दर में वृद्धि। बेरोजगारी का इससे कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी की दर में वृद्धि होगी तो ये कम हो जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी दर में वृद्धि होगी तो लोगों के पास रोजगार नहीं होगा और रोजगार नहीं होगा तो उनके पास पैसा नहीं होगा, अगर पैसा ही नहीं होगा तो वो मार्केट में जाकर मांग या डिमांड नहीं करेंगे। अगला है कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, इससे इसका मांग जनित से कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक। तो ये हो गया, हमारे पूरे क्वेश्चन शो हो गए। अब जो हमारी जो क्यूबिट सीरीज थी उसके पूरे क्वेश्चन हो गए और जो फाइनल पेपर था उसके भी हमने जो डिस्कशन है वो कर लिया। लगभग 175 क्वेश्चन हमने क्यूबिट में और 100 क्वेश्चन इसमें कर दिए, तो लगभग 275 क्वेश्चन तो हमने सीधे सीधे कर लिए। इसके अलावा इसके आसपास में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। आई होप आप सभी लोगों ने क्लास देखी होगी, आपको किसी न किसी प्रकार का जरूर फायदा मिले होगा। अब इकोनॉमी में हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हमारा जो तेज सिविल है वो क्या कर रहा है, तेज सिविल में हम जल्द ही अभी कुछ दिनों के बाद में हम इंडियन जो इकोनॉमी सर्वे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम सबसे मेन चीज़ है कि हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, ना ही बताएंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रोवाइड यही क्लास में करवाया जाएगा, ठीक है। और उसकी PDF है वो आपको शेयर कर दी जाएगी। तो पहले क्या होगा, हमने इंडियन जो इकोनॉमी सर्वे है वो, उसके बाद में जो इंडिया का जो अभी 2024-25 का बजट है उसके बारे में बिल्कुल, इन दोनों के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी योजनाएं या नीतियां हैं उनके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम जो बेसिक इकोनॉमी के जो कंसेप्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को यही पूर्ण करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।